जी पार्ट 4 स्टार्ट हो गया जी हमारा। 3 घंटे की आपको रिवीजन क्लास आ रही थी, लेकिन आज ये चौथा घंटा स्टार्ट होता है, देखें ख़त्म कब होता है। अच्छा जी, एक सवाल रह गया, इसको ज़रा फड़का दें अब, मेहरबानी ताड़ी जी। पिछले क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, तो मैंने कहा एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की है तो आपका एक्सपेंस है। हाँ, लेकिन अगर जब हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं 5 ईयर का कोर्स हमारा एग्रीमेंट हो गया। नहीं 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 नहीं, किसने कहा है? मैंने तुम मुझे एम्प्लॉय रखो रख लिया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 5 साल से पहले छोड़ के गया तो क्या करोगे? आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? सम नहीं, तुम बोलो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? 2 करोड़ देना पड़ेगा ना। ये मुझे हायर कर रहा है, ये 2 नहीं 2.5 करोड़ तुम्हें दे देगा, इसको चाहिए तो ये मुझे ले जाएगा। भाई जिसको आपने पाबंद भी किया हुआ है ना, तो पैसे अगला दे के चला जाएगा, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात ना करो, आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो नहीं कर सकते। आपने उसको कहा 5 लाख रुपए देंगे, देना पड़ेगा, तुम्हें ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम अगर 5 साल से पहले छोड़ गए, वो कहेगा फट 5 लाख मैं जा रहे हैं। कौन कंट्रोल कर सकता है इसको जी? अच्छा जी, समझाने के लिए थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है, ठीक है। भाई ने मुझे हायर कर लिया, अब जाओ ले लो अपने पैसे, ऐसे करके तुम्हारे, चलो मुंह पे नहीं मारने टेंशन। अच्छा जी, प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज विद नरेशंस टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पीएल ड्यूरिंग 2024। अब पिपरी कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट कॉस्ट ऑफ 102 मिलियन विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 22। कहानी कुछ ऐसे है कि 1 जुलाई 22 को मैं सवाल शुरू कर लेता हूं ना, ठीक है, और 30 जून 23 आना है और फिर 30 जून 24 आना है। जो साल हमारा है वो ये है, और 30 जून 24 जी। अब ये पिछले साल के आखिरी दिन हुआ ना, तो मैं इस साल के पहले दिन पे ले लेता हूं इसको, ठीक है। पिछले साल के आखिरी दिन कंप्लीट हुआ, समझो हमारे साल के पहले दिन एट 102, और वेयर हाउस की यूजफुल लाइफ 12 साल थी। अपॉन कंप्लीशन 95% वेयर हाउस वॉज रेंटेड आउट, ऑलमोस्ट सारा ही, वाइल रिमेनिंग 5% वॉज एलोकेटेड टू पीएल्स एडमिन यूज। तो अगर इतना थोड़ा है, अव्वल तो ये अलग अलग सेल हो सका, तो हम फिर भी इसको अलग अलग कर लेंगे। 5% कॉस्ट का इधर और 95 उधर, ठीक है, किधर इधर उधर, समझ आ रही है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपीई में। लेकिन वेयर हाउस का डिजाइन ऐसा है कि वो सेल ऑफ दीज पोर्शन सेपरेटली नहीं इजाजत देता। इसका मतलब सिग्निफिकेंट पोर्शन फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो ये सारे का सारा वेयर हाउस ही क्या बन गया, पढ़ा हुआ है ये, कोई नई चीज? अच्छा, यस किसने बोला? मतलब वही ये वो वाला समझ है, ये समझ कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ रही है? यस सर, ये वो वाला था, ठीक है। अच्छा, ऑन 1 जुलाई 23, छोड़ दो उसको, 1 जुलाई 23, ये इस दिन की बात हो रही है। ये 30 जून, ये 1 जुलाई 23 भी ये बनेगा ना ये, और बोलो 1 जुलाई 23। इस दिन क्या हुआ जी? इस दिन क्या हुआ, यानी अगला साल शुरू हो गया। अगले साल जाके पता लगा कि कॉस्ट में मिस्टेकनली एक एबनॉर्मल वेस्टेज शामिल है, जो मार्च 22 में हुई थी। जब मर्जी हुई थी 30 जून 22 पर, यहां पे जो वेयर हाउस हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया था, वो बनाया था हमने 102 पर। इसमें 6 रुपए ऐसी चीज थी जो कॉस्ट में शामिल नहीं हो सकती। आपको मैंने बताया हुआ है एबनॉर्मल वेस्टेज को, जल्दी आ जाए, हम सवाल शुरू हो गया। एबनॉर्मल वेस्टेज को हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया करते, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से जो खर्चे हो जाए, जो वेस्टेज हो जाए, ठीक है। अब ये पता कब लग रहा है? जब आपका पिछला साल गुजर चुका था, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है वो कहता है जी कि पीएल ने करेक्ट कर दिया इस एरर को इमीडिएटली, और फिर चेंज कर दिया वेयर हाउस के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट को। यानी इस दिन 2 काम किए हैं इसने, 1 जुलाई पे खड़े होकर, यानी मैं इस पिछले साल को छोड़ देता हूं ना, वैसे समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन पिछले साल को छोड़, इस दिन 2 काम हुए। ये 1 जुलाई 23 लिखने का मतलब ये है कि अब अगले साल में दाखिल हो चुके हैं हम, जिसकी एंट्रीज उसने मांगी है, ऐसे ही है ना। अगले साल में जाके पता लगा, 1 जुलाई 23 में पता लगा कि हमें जो है वो हमारी गलती हुई पड़ी थी, ठीक है। अब एक तो आपने एरर करेक्ट करना है,
ये दे दें, हाँ ये करवाना है सवाल, दे दें ये बोरिंग कॉस्ट वाला सवाल। एक तो आपने एरर करेक्शन करनी है, लेकिन वो एरर है कौन सी, प्रायर ईयर। तो प्रायर ईयर वाली है, तो बस फर्क इतना सा पड़ेगा कि आपको एक्सपेंस वगैरह या इनकम वगैरह की हिट जो है वो रिटेन अर्निंग को डालनी पड़ेगी। पता है ना इस बात का? नहीं समझ आएगी तो मैं पिछले साल में एंट्री करके फिर इधर ले आऊंगा, वैसे ऐसा मसला है नहीं, ठीक है। तो एक तो आपने प्रायर ईयर एरर की करेक्शन करनी है, और दूसरा आपने क्या करना है जी, दूसरा इसी दिन खड़े होकर इसने क्या कर दिया, चेंज इन पॉलिसी भी किया। अब ये एक दूसरी अलग मुसीबत है, ठीक है जी। तो प्रायर ईयर एरर को करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं ऐसे कर लो कि ये सवाल यहीं पे करते हैं, अगला बोरिंग कॉस्ट वाला उधर कर लेंगे, ठीक है। ये देखो जी, असल में अब मैं वैसे ही जबरदस्ती करके ना ये 2023 वाले साल में एंट्रीज कर लेता हूं एक बार, कि इन्होंने जो गलती की वो क्या की, इन्होंने 6 रुपए को, कितने गया 6 लबो पहले 6, ये 6 जो है 6 वो उन्होंने मिस्टेकनली लिख दिया, उनकी मेहरबानी है, वरना हमें पता होना चाहिए अब नॉर्मल वेस्टेज को कॉस्ट में नहीं शामिल करना चाहिए, तो ये गलती होगी। यानी ये 6 रुपए इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी में से निकालने चाहिए, निकाल लो। ये एक्सपेंस, ये ऐसे कर लेते थोड़ा सा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या कर गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट कर गए। सही है, ये बात समझ आई? जो हम नहीं करते होते, जबानी काम देखते हैं, ये जबानी काम मैंने इधर लिखा। तो सही करने के लिए क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट करो पीएनएल में, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दो। कितने से? अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चूंकि वो अब आकर चेंज कर रहा है फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले कॉस्ट, पहले ऐसे लिखता हूं जरा, यहां से जरा यहीं से चले ना बात, पहले कॉस्ट मॉडल था, जिससे अब ये मसला दूसरा भी आ गया है कि हमें करेक्शन के बाद फिर रिट्रोस्पेक्ट, ये तो अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन चलो छोड़ो, फिलहाल तो आपने इस गलती को सही कराना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चूंकि कॉस्ट मॉडल पे था पिछले साल, तो ये 6 की गलती डेप्रिसिएशन पे भी असर डाल गई, तो डेप्शन को सही करना है। तो अब एसेट कम हो रहा है, डेप्शन भी कम होगी, डेप्शन कम करने की एंट्री हमें आती है, डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, कम करने की एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट आ जाती है, हमें उलट कर दें, ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट पीएनएल में। अब ये कितनी अमाउंट बनती है, ये 6 ही गलत हुआ है ना, लाइफ कितनी थी 12 साल सवाल में गिवन है, उस हिसाब से इन्होंने यकम जनवरी से शुरू किया होगा ना इसको डेप्रिशिएट करना, और बोलो यकम वही यकम जुलाई से 30 जून 22 का मतलब मैंने कहा था छोड़ो, उस दिन कंप्लीट हो तो अगले साल से शुरू कर दो काम, ठीक है ना, हमारे साल के पहले दिन से। तो डिवाइड बाय, ये तो यहीं पे आ जाना था, चलो खैर 6 डिवाइडेड बाय 12 जी 0.5, ठीक है। ये गलतियां 23 में खड़े होकर 23 की गलती सही की, लेकिन हम तो 23 में खड़े ही नहीं हैं, हम तो 23 में खड़े ही नहीं हैं, हम तो 24 में खड़े हैं। तो 24 में खड़े हैं, तो यही गलती अगर 24 में सही करनी है तो बताओ क्या करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंस शीट आइटम है, कोई मसला नहीं, पड़ा हुआ है, 6 से क्रेडिट हो जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी इसका बैलेंस शीट आइटम है, कोई बात नहीं, 0.5 से डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपेंस का क्या करूं, ये बेसिकली वर्किंग है, ये मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं था, रिक्वायर्ड उसने क्या कहा है 2024 की एंट्रीज करो। तो आपको पता है पिछले साल के इनकम एक्सपेंस की गलती अगर इस साल में सही करनी पड़े तो आप कहां पे इंपैक्ट डालते हो, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में रीस्टेट हो जाती है ना पिछले साल की चीजें, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग, ये नहीं समझ आई बात, ये थोड़ा टेक्निकल था सवाल, ये पेपर के अंदर परेशान कर सकता था, लेकिन कोई नहीं, इतने आसान नंबर थे तो 1-8 नंबर अगर मुश्किल भी आ गए तो क्या हुआ, इसमें भी फाइट करने वालों को आधे नंबर मिल गए होंगे, पूरे नहीं ना मिले होंगे। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो क्रेडिट किया ही होगा ना सबने, तो आधे नंबर तो इसमें से भी मिल गए, किसी ने एक्सपेंस डेबिट कर दिया गलती से, तो फिर 0.6 निकाला होगा किसी ने 6, तो आधे नंबर फिर भी मिल गए होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई है, ये भी रिटेन अर्निंग्स में, यानी कि मैं यूं भी कर सकता था कि यही एंट्री यहां लिखता और बाद में कहता ओहो एक्सपेंस तो 24 में है नहीं, इनकम एक्सपेंस तो है नहीं, तो इसको कहां पे फेंक दें, रिटेन अर्निंग्स, ऐसे भी कर सकता था, ऐसे ही कर दूं,
सही है, ऐसे समझ आ रहा है। बहरहाल रिक्वायर्ड एंट्रीज ये हैं, तो इसको वर्किंग कर लेना, बेशक वर्किंग में करके फिर इस तरह से आपका मामला सही चलेगा। तो ये 0.5, ये आपने क्या किया जी, पिछले साल की गलती को सही किया, कोई मसला। अच्छा, उसके बाद इस साल के पहले ही दिन पॉलिसी चेंज कर गया और फेयर वैल्यू मॉडल पे ले गया। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बड़ा टेक्निकल सवाल था ये 8 नंबर उसने हक अदा किया कि भाई पेपर सीए का लगे बच्चों को जरा, ठीक है। तो अब एक 8-10 नंबर की तो खैर है, आधे तो उसमें से भी, तो फाइट करने वालों ने 4 नंबर इसमें से ले लिए होंगे। 8 बन जाए पर्चे के अंदर मुश्किल लगता है मुझे ये सवाल देखकर। 12 लैंड पे रखा कि बाकी 92 नंबर के सवाल में इल्ला माशाल्लाह कोई इक्का दुक्का मसला आया हो तो मैं समझता हूं कि 90 नंबर फिर भी आपके काबू में था। पर्चे में कोई अगर आप उसको मतलब मिसाल के तौर पे 60%, हालांकि आपकी एक्यूरेसी रेट 70-80% है, पता है आपको, 60% भी ले जाए तो आपको वही पर्चा पास करा चुका है, 55% पे भी पर्चा पास करा चुका है, क्योंकि इस 8 में से भी आपने इतनी कम एक्यूरेसी रेट तो सारे सवालों में नहीं, इतने आसान सवाल भी आए हैं जो बहुत अच्छे पास करवा गए होंगे आपको। तो बहरहाल फिर भी मुश्किल सवाल भी होते ही हैं, ठीक है, तो फाइट उससे भी करनी है। अच्छा, अब दूसरा काम उसने क्या किया, पॉलिसी चेंज कर गया। और पॉलिसी चेंज क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से, अब कॉस्ट मॉडल का क्या असूल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये मैंने जो सवाल करवाए हैं ना उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवाइज हो गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये अब पक्का और रिवाइज हो गया कि आपका डेप्रीसिएशन होती है, फेयर वैल्यू पे नहीं जा सकते आप, ऐसे ही है। जबकि फेयर वैल्यू मॉडल क्या कहता है, डू नॉट डेप्रीशिएट, तो यहां डेप्रीसिएशन नहीं होती, यहां पे फेयर वैल्यू नहीं होती, यहां पे फेयर वैल्यू होती है गेन लॉस। अब पिछले साल इसने डेप्रीसिएशन की होगी, फेयर वैल्यू गेन नहीं लिखा होगा, तो पिछले साल को भी सही करना है, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है ना पॉलिसी को। अब मैं यहां पर ही खड़े होकर एंट्री करता हूं क्योंकि आपको इस तरह से जरा अच्छी समझ आ रही है, ठीक है। तो ये मैं दूसरी बात को भी, पहली चीज हमने क्या की, करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है, ये हमने क्या किया जी, प्रायर ईयर एरर का करेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला काम अब मैं क्या करने लगा हूं, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। तो मुझे बताओ, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है तो जो पहले, वो भी ऐसे ही लिखता हूं, पहले क्या करते आ रहे थे पुरानी पॉलिसी में, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट क्रेडिट, ठीक है। अब गलती चूंकि हम अलग सही कर चुके हैं इसलिए सही वाला ही उठा लो, ठीक है। तो 102 पर जो पड़ा था उसको वापस 6 से कम करके आपने सही कर लिया हुआ है, कितना बनता है, कितना, ये मैं वहां पे लिख दूंगा वर्किंग, 102 माइनस 6 96 आ गया। ये 96 को डिवाइडेड बाय कितना, लाइफ कितनी थी 12, हाँ कितना आता है आंसर, ये 8 रुपए की डेप्शन चार्ज की थी उसने। हम कह रहे ओरिजिनल का मतलब पुरानी पॉलिसी के तहत, अब अगर पॉलिसी बदल गई है, ये शुक्र है पिछला साल पहला था चलें, पॉलिसी बदल गई है तो अब डेप्रिसिएशन को क्या कर दें, उल्टा दें, तो उल्टाएं डेप्रिसिएशन, ये आपने करना था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कर दो पीएनएल कर दो, एक बार कर दो ऐसे जी, कितना 8, ये वर्किंग आपने यहां शो करनी थी, वो तो मैंने वैसे ही वहां पे शो कर दी, ठीक है, इज इक्वल टू, बल्कि एंड पे ही जाके शो कर देंगे जब सही वाला आना है, ये तो ऐसे ही जरा ट्रेलर चल रहा है ना जी। अच्छा, उसके बाद अगला काम क्या होता था, याद करके बताओ, हम कहते थे जी उसके बाद असल मामला ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे हो ना, तो फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड करते हैं आप, ऐसा ही है। तो फेयर वैल्यू गेन है या लॉस है ये देखने के लिए लेजर बनाते थे, लेकिन इतने बड़े हो गए हो, अब देख लो जरा आसानी से, 96 पे ये एसेट पड़ा हुआ है, सही वाला, क्योंकि गलती तो हम पहले ही सही कर चुके ना, गलती सही कर चुके ना, अब एसेट सही 96 के ऊपर, 96 कितना, हाँ 96 पे सही पे आया हुआ है। अब इस 96 वाली बुक वैल्यू, 96 वाली बुक वैल्यू को कंपेयर करो जरा, बल्कि 96 से भी कम हो चुका है, ये देखो 96 माइनस 8, बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू मैं बोल रहा था ना, बुक वैल्यू 80, इसको कंपेयर किससे करना है आपने, फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू देखो 1 जुलाई 23 पर कितनी थी, ये तो छोड़ दो, ये नहीं बल्कि ये इसी दिन चेंज कर रहे हैं ना, इसी दिन चेंज कर रहे हैं, या कम, हाँ सही है। तो फेयर वैल्यू कितनी है 108, तो 88 वर्सेज 108 करो, यानी आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 88 से उठाकर किस पे ले जाना है, क्यों है जी, 88 से लेकर किस पर चले जाओगे, मुझे पता है कि आपको इस वक्त कुछ भी नहीं लेकर जाने का दिल कर रहा, लेकिन एक बार मेरे साथ ये सवाल कर लो, दोबारा करोगे समझ आ जाएगी, टफ सवाल था कह तो रहा हूं, ठीक है, इसीलिए इसके लिए ब्रेक दी थी कि असर के बाद आते ही करवाऊंगा, लेकिन
आप लोगों ने आने में देर की तो इसका नंबर गुजर गया। मतलब फिर मैंने कहा चलो अब अगली ब्रेक के बाद, तो इसीलिए अब ब्रेक के वो जोहर के बाद नहीं, बीच में जो 10 मिनट ब्रेक दी थी इस सवाल के लिए दी थी, ये फ्रेश करके कराऊंगा, लेकिन नहीं, सुस्तियां। अच्छा चलें, अब बताएं जी, इस 8 नंबर को भी उड़ा दें, पता है आपको 8 नंबर है, इसको भी उड़ा दें, जरा रश डाल रहा है ये। हाँ जी, अब मुझे बताएं 88 वाले को कहां पे लेके जाना है, तो कितने से बढ़ रहा है, 20 रुपए की एंट्री। हाँ ये क्या है, ये अब नहीं हुई, ओरिजिनल में नहीं हुई। क्या मतलब, पुरानी पॉलिसी में ये हुआ था, उल्टा दो, और क्या करना है, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना है, तो बेसिकली ये अब करना है, ये कर लो, ठीक है। बताओ जी क्या एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में क्रेडिट, कितने से, 20 से, ठीक है। लेकिन अब फिर वही मसला आ गया। मसला क्या है, मसला क्या है, ये तो पिछले साल का चेंज है ना बेटा जी। असल में ना जालिम ने सवाल में एंट्रीज मांग ली थी, अच्छा भला हमें चेंज इन इक्विटी वगैरह चीजें बनानी आती थी, उसने एंट्रीज मांग ली थी। तो असल में कोई करना चाहे ना उस अप्रोच पे एंट्रीज जो मैंने सिखाई थी कि जर्नल एंट्री मांगे तो कैसे करनी है, तो कर सकते थे कि आप इसी साल में खड़े होकर ये एंट्रीज करें, और जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इनकम्स एक्सपेंसेस को ना उठाएं, एसेट लायबिलिटीज को उठा लें, एक्यूमुलेशन को उठाएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठाएं, उसको उठाकर इधर लिखें, बैलेंसिंग वगैरह रिटेन्ड अर्निंग में फेंकें, अल्टीमेटली वही एंट्री निकलेगी जो मैं अभी कर रहा हूं, अलग अलग करके देख लेना, ठीक है। तो एंट्रीज मांग गया था, इसलिए ये सवाल टेक्निकल है। ओके चलें, खैर ये तो भाई, ये तो अब पिछले साल की बात थी, हम तो खड़े हैं 2024 में ये कर रहे, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो डेबिट कर सकते हो आप, अक्यूमुलेशन बैलेंस शीट आइटम है ना, ये तो कर सकते हो, लेकिन इसका काम क्या है, आगे आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आपके पास पड़ा है, लेकिन ये कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये जनाब आपकी एंट्रीज थी, तो पिछला काम मैं फिर फड़का रहा हूँ। आप कह रहे हैं ऐसे ही रहने दें, तो ठीक है रहने दें, मेरा दिल तो था कि पिछला गायब ही कर देते, लेकिन चलें, आपको अच्छा समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। इसको बेशक आप उस तरीके से करिएगा जैसे हम IAS 8 के सवालों में एंट्रीज करते थे, एंड पे आके कर सकते हैं आप। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ये मैंने ऐसे करके काट दिया कि ये तो पिछले साल में होता, अगर इस तरह से होता, लेकिन हम खड़े हैं 24 में, तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। तो बैलेंस शीट के आइटम्स तो आप पकड़ लेते हो, कोई मसला नहीं होता आपको। इनकम स्टेटमेंट तो आपके पास फॉर द ईयर होती है ना, वो तो पीएनएल तो फॉर द ईयर होता है, वो तो आपके पास पड़ी नहीं होती, तो फिर उसमें क्या करें, तो ये थोड़ा सा मसला आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये असल में रिक्वायर्ड एंट्रीज चल रही हैं, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री। नज़र कोई नहीं आ रही है, नंबरिंग बहरहाल है, नंबरिंग यही, ये लो कोशिश करता हूँ, तीसरी, दूसरी, ये जो उसने रिक्वायर की है ना, इसके नंबर मिलने हैं आपको। अब नरेशन में एंड पे बता देता हूँ, फिलहाल चलने दें काम, सही है, चलें आगे। अच्छा अब भाई, अब 23 इज ओवर, अब 24 है, ठीक है। 24 में क्या किया, 24 में नया जुल्म कर दिया, कहता है 1 अप्रैल 24 को, आराम नहीं आ रहा इसको, चैन नहीं आ रहा इसको। 1 अप्रैल 24 ये कब आएगा, पहले तो ये डिसाइड कर लें, 30 जून 24 से पहले, यानी यहां 31 दिसंबर 23 आया ना, तो यहां पर नहीं 23 है, नहीं ये 1 अप्रैल 24 है ना, तो 30 जून 23 के बाद यहां 31 दिसंबर 23 आएगा, उसके बाद ये आगे 24 का साल शुरू हुआ, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है, किस दिन, 1 अप्रैल को, इस दिन खड़े होकर नवी पसूड़ी पाती हो। क्या भला, जो मुमकिन था उसने किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सवाल में। मैं कहता हूं क्या किया, देखो कहता है, सुनो, कहता है कि कितने गया, on 1 April PL started using entire warehouse as its inventory storage, PPE में ट्रांसफर कर गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जालिम। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यूज करते हैं हम, कर रहे हैं हम फेयर वैल्यू मॉडल, तो ट्रांसफर को किस पे करना है, तो पहले इसको लेके आओ फेयर वैल्यू पे। अब ये पिछले साल के एंड पर किस पर ले आए थे आप, फेयर वैल्यू मॉडल पे है ना, तो आप इसको 1 अप्रैल पे खड़े होकर 108 वर्सेस 100, ये तो गेन है ना, 108 से 114 पे ले जाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करो, और अब ना आरी कर देना, आरी ना चलाई जाना, हूं आरी ना चलाना, ये 24 का साल है, इनकम एक्सपेंसेस तुम्हारे पास ही हैं, तो पीएनएल क्रेडिट, ठीक है, फेयर वैल्यू गेन आ गया।
कितने से? 6 से। ये मैं लेजर लूजर ही बना रहा है, इधर ही गुजारा कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं इससे। और उसके बाद अब ये 114 पर बेहतरीन होकर सोना होकर पहुंच गया है कहां पे, यानी ये एंट्री आपने करनी है ना। अब ये फेयर वैल्यू पे आया, अभी फेयर वैल्यू पे आ गया, 114 पे आ गया। अब इसको कहो जा जा मेरा बच्चा जा, कहां चला जा पीपीई में जा, जी ले अपनी जिंदगी तू भी जाके पीपीई में जा। कितने से जा? 114 पर लाए थे तो उसी पर जा। अब जब पीपीई पे आ गया तो अब इसको किस पर रखना है? वो कहता है पीपीई को हम रखते हैं कॉस्ट मॉडल पर, यूजिंग ये देखो कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल है तो क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। अब लाइफ नमी कोई नहीं दी हुई तो इसको तो छोड़ ही दो ना। अब 30 जून 24 पे यूके ये पीपीई में चला गया है तो इसको इग्नोर करो, लेकिन अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। तो ये क्या सवाल था? यकम जनवरी जुलाई 22 को एसेट आया, 30 जून 23 तक 1 साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, 1.25 साल हो गए, 1.75 ईयर्स। 1 अप्रैल पे ट्रांसफर किया ना, तो इस दिन खड़े होकर इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ क्या थी? ओरिजिनल कितनी थी? भूल गए? 12 में से 1.75 निकल गया तो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। मजे का सवाल, चस आ गई। डेप्शन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इसमें डेप्रिसिएशन करनी है 114 की और इसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ निकालने का अभी भी रोला रहता था, तो रिमेनिंग लाइफ आपने निकाली कैसे जी? केजी 12 टोटल थी और 1.75 निकल गई। कैसे निकाला इसको? ये यकम जुलाई 2000, हाँ क्यों भागना पड़ गया ना सवाल देखकर। यकम जुलाई 23 से यकम अप्रैल 24 तक गिनती कर लो। 30 यकम जुलाई 22 है 23 है? तो 22 से 30 22 है, मैं देख लूं, नहीं हाँ 22 है। तो यकम जुलाई 22 से 30 जून 23 तक 1 साल, 30 जून 24 तक पूरा 2 साल नहीं हुए, उससे 3 महीने पहले रुक गया तो ये 1.25 साल। तो 12 में से 1.25 साल गए तो 10.25 साल बाकी बचे। ओ बच्चे ओ की हो गया जे? कोई बात नहीं। पहला सवाल ऐसा आया जिसने कहा ओए ए की, तो बेटा इतना तो हक बनता था, इससे भी ज्यादा का बनता था, ठीक है। तो अब इतना तो क्या, इससे ज्यादा बनता था। तो 10 पॉइंट, और इसको चूंकि ये 1 अप्रैल को हुआ है, अप्रैल मई जून जी 2 सारी एंट्रियां इत्थे हुई ने, हुण एक अगे टुर गई है, एदा की करी, इसको और स्मार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जनाब आपकी सारी एंट्रीज हो गई पूरी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ठीक है जी। 3 पॉइंट आंसर में यही 2 डेसिमल यूज कर रहा है ना, फिर ठीक है जी। चलो थोड़ा सा आगे मैंने कहा कर दूं, जरा थोड़ा आइडिया हो, ठीक है जी। चलो जी, अब ये आपका सोल्यूशन हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। आज क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्या चक्कर है? सदमे में आ गए? हाँ, अब क्वेश्चन बचे ही नहीं हमारे, है ना। कोई है भी तो जूम मीटिंग में पूछ लेना, मैं आप लोगों को क्लोज करके नहीं जा रहा, अपनी तरफ से क्लोज कर रहा हूँ, ये मेरी तसल्ली है। जब वीकली जूम मीटिंग, वो बेचारे ऑनलाइन वालों की दूसरा हफ्ता है, इतना बोझ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहा है। तो अब मैं इनको पहली फुर्सत में होश में आते ही मैं जूम मीटिंग करूँगा। आप लोगों को भी मैं जूम मीटिंग का लिंक भेजा करूँगा, ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन वाले बहुत तमीज़ वाले बच्चे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, पूरा सेशन जूम मीटिंग्स की हैं उनके साथ। तो अगर कोई आप में से फनकारी दिखाएगा ना वहाँ पे आके, तो मैं पक्का उसको निकाल दूंगा और आइंदा कभी भी मीटिंग में नहीं आने दूंगा। ग्रुप से हर जगह से फारिग करूँगा, इंसान बन के आना। वैसे आप लोग आप भी ऐसे ही हो, अच्छे ही हो, लेकिन एहतियातन इसलिए बता रहा हूँ, एहतियातन इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि ये ना हो आप ये फिजिकल वाले चक्कर में शुगल वहाँ पे लगा लें, तो इतना टाइम नहीं होता। ऑनलाइन वाले बच्चे बड़ी मुश्किल से कोई नेट कनेक्ट कर कहीं से इकट्ठे हो, तो एक टाइम रखा जाता है उस पर, वो लोग आते हैं। तो आपने भी आके वेट करना है बारी का और सवाल कर लेना है, लेकिन टाइम ना वेस्ट हो, ये कोशिश करनी है, ठीक है ना। बुलाऊंगा सही आप लोगों को, लेकिन अगर मुझे लगा ऑनलाइन वाले बच्चों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने ऐसा कुछ भी किया, तो पहले कुछ लोगों को भगाऊंगा, अगर फिर भी गल ना बनी तो फिर लिंक भेजना छोड़ दूंगा। वैसे मैं
इंशाल्लाह पेपर से पहले तक ऑन एंड ऑफ वीक में एक दफ़ा, 10 दिन में एक दफ़ा, ये वीक में एक दफ़ा कोशिश करूँगा, मीटिंग में करता रहूँगा टिल पेपर। तो आपको रिवीजन में भी कोई मसला आएगा, वो भी आते रहेंगे मीटिंग में, आप भी आते रहेंगे। पहले भी 2 हफ्ते की कज़ाल उठानी है मैंने, पता नहीं क्या करते हैं ऑनलाइन वाले मेरे साथ, तो माफ़ भी करते रहा करें मुझे ऑनलाइन वालों, आप इनको मैं माफ़ कर, यही मुझे माफ़ ही कर दें वैसे, क्योंकि इनकी सारी मेहनत है। आप लोग जो रो रहे होते हैं इन्ने लेक्चर कितों आ गए, तो तुहानू तो वो आ रहे होंगे ने, ये वो भुगता आ रहे होंगे ने। तो ये 7 एंट्रीज हैं, माशाल्लाह से 8 नंबर है। तो ये इतना सा सवाल था बस छोटा सा। ये नज़र नहीं सही आ रहा, मुझे लगता है कि आ रहा है, आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है जी। जी बेटा, लास्ट एंट्री में डेप्रीसिएशन निकालनी है। जब ये एसेट, एक काम ना कर लें, 1 मिनट ज़रा रुको, इसको ना ज़रा आप इधर ले आते हैं, थोड़ा सा तो बेहतरी कर सकते हैं हम। देखो एक ही हैवी सवाल निकला पूरे पर्चे में। तो ऐसे सवाल होते हैं, बरकत के लिए होने भी चाहिए, वैसे तो नज़र लग जाती है। आप कहते हैं इतना अच्छा पेपर, इतना अच्छा पेपर हुआ। ले अच्छा बेटा, ये जो आखिरी एंट्री है ना, इसके अंदर मैंने कहा कि ये ट्रांसफ़र कर दिया इसने, मैंने डेट्स नहीं लिखी, फजूल ऐसे डेट लिखना, बस सुकून से आप लिख लो। ये सारी एंट्री रिटेन अर्निंग वाली 1 जुलाई को की हैं आपने यहाँ तक, और उसके बाद ऑनवर्ड्स फिर डेट वाइज आप एंट्रीज कर सकते हैं, ईयर एंड की, पहले साल की, फिर अगले साल। तो ये 30th, ये 1 अप्रैल को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया वेयर हाउस को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई में। तो ये एंट्री होने के बाद ये पीपीई में जब आया, तो अब इसने क्या करना है, इसको हमने डेप्रीशिएट। तो इसी वैल्यू, यही मैंने कहा था, जो फेयर वैल्यू पर लाकर ट्रांसफ़र करते हैं, जब वहां जाएगा आगे वाले के लिए, वो डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। यानी आप पीपीई के लिए कॉस्ट क्या है, 114। अब इसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे, वो हमने निकाली जरा थोड़े से एफर्ट करके, ठीक है, कि 12 साल लाइफ थी और हमारी उसमें से गुजर चुकी है 1.75, तो बाकी 10.7। अब ये डिवाइड करने से ईयरली डिडक्शन आ गई, लेकिन हमें सिर्फ 3 महीने की चाहिए, तो ये 2.7। अब मैं इसका क्या करूं, लिखना तो है, मैं इसका करूं क्या, मैं ये कह रहा हूं। तुम यार जरा इधर आओ ना उस्ताद, लिखवा दूं मैं? ये मैंने क्या किया, अगर ये लिखवाना है अभी तो ठहरो। ओह, अब उम्मीद है नजर आ जाएगा। पिक्चर लें, लिखवाने का टाइम नहीं अब मेरे पास। अब आ गई, अब आ गए, इसीलिए कहा कि ऐसी तस्वीर हो कि आपको नोट ना करना पड़े। अभी भी कुछ हो सकता है, चलो अच्छा जी। अब एक सवाल बोरिंग कॉस्ट का कर लें। आपको हैंड आउट दे दिया, मुझे नहीं मिला, उसे कहो यार मुझे भी दे दे हैंड आउट, बल्कि मेरे पास टर्म टेस्ट पड़ा है, मैं उसी को रख लेता हूँ सामने। बेटा सब्र कर जाओ, तमीज कर लो, थोड़ी सी आ जाता है जो हैंड आउट किसी के पास नहीं है तो। क्या बेटा, ये क्वेश्चन था आप लोगों के टर्म टेस्ट 1 में, तो डिस्कस हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, आप इसको छोड़ें, आप बस इस सवाल को पढ़ें। 8 नंबर का ये सवाल है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये इसलिए करवा रहा हूं कि मुझे डर है कि ये इस दफ़ा इसको पूछेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देख ही लिया, पर्चा देखने के बाद ना पूरा, ये आखिरी दिन पे इसलिए भी रखा था, आपको अंदाज़ा भी होता है कि पर्चा डुएबल भी होता है, और फिर ये भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्यों कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस ज़्यादा रही है सारे सेशन में। किया तो हमने सब कुछ होता है,
लेकिन बाद में आके एंड पे आके जैसे अब मुझे डर लग रहा है कि बोरिंग कॉस्ट आ ना जाए, तो आपने तो रिवाइज करना ही है, ज़रा चलो एक बार मैं भी करवा दूँ, ठीक है। तो कोशिश करके इसको मगरिब तक पूरा करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की आपकी वही पुरानी कदीम वर्किंग, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, लेकिन अगर 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 इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट गिवन होगा तो वो लेस करेंगे आप, ठीक है। कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह रिवाइज होती जाएंगी चीज़ें। Realizing its role as a good corporate citizen, Smog Corporation decided to construct a bridge that will link two sides of village that were separated by natural disaster years ago. As Smog Corporation has been in this village for a couple of years exploring, एडी लंबी कहानी का मतलब दी गल करो। The bridge would take 2 years to build। अच्छा, ऐतो सवाल शुरू है। The bridge would take 2 years to build. It began construction on 1 जनवरी 16 और 31 दिसंबर यानी वर्क इन प्रोग्रेस होगा 31 दिसंबर 16 पर खड़े होकर। भाई अभी सबके पास है ये हैंड आउट, ये मैंने उसको कहा था अलग से इसमें से निकाल कर आपके लिए हैंड आउट बना दे, ठीक है। बाकी सेशन एंड हो रहा है ना, तो सारे लेक्चर नोट्स अब एंड तक जितने भी बनेंगे 1-2 दिन में वो पूरा ही मिल जाएगा आपको। जितने टेस्ट हुए और सोल्यूशन हुए वो एक हैंड आउट इकट्ठा बना के वो भी भेज दूंगा आपको अगर कोई ज़रूरत पड़े चीज़ तो, ठीक है ना। जो है फिर वो भेज दूंगा, लेकिन इसके कोई वो पीडीएफ नहीं बन सके बहरहाल, और ना ही वो बनेंगे, इसलिए आपने खुद नोट किया हुआ है। कोई जैसे होता है ना हर टॉपिक के अंदर, वो जब करते हुए हम थोड़ा बहुत जो है वो बनाते हैं, वो कोई नहीं है, ठीक है। तो वो आपने खुद बनाए थे साथ के साथ, वही इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। अच्छा जी, द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग 31 दिसंबर 2016, 31 जनवरी 16, 31 मार्च 16, 30 जून 16। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ज़रा कंफर्म हो, सारी पेमेंट्स हमारे साल की हैं, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट ऑन 31 जनवरी वाज फंडेड फ्रॉम एससीज पूल ऑफ डेट। क्या कहते हैं इसको? जनरल लोन, यानी कि स्पेसिफिक लोन अगर था भी तो इस दिन तक आया नहीं, तो काम शुरू हो गया, तो पहली पेमेंट जनरल लोन से। ये शायद 1-2 सवालों में और भी हुआ था, एक ग्रेनाइट कॉरपोरेशन था गालिबन, या कोई एक सवाल था, सही नहीं भी था तो अब आ गया ना, नहीं भी था तो अब आ गया सवाल कि आपकी अभी स्पेसिफिक लोन नहीं आया तो आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो पेमेंट जनरल लोन से कर दें, कोई मसला नहीं। However, SC succeeded in raising a medium term loan for an amount of 8 लाख on 31 मार्च 16 with simple interest of 9% per year calculated and payable quarterly in arrears. Payable quarterly है। These funds were specifically used for construction, यानी ये कौन सा लोन हो गया? स्पेसिफिक लोन हो गया, ठीक है जी। अब ये कहानी यहाँ से शुरू हो गई है, स्पेसिफिक लोन की है सारी। याद है कुछ ये शुरू में जो बहुत अच्छा आपको टॉपिक आता था, ये वही है, ठीक है। हाँ, अभी भी आता है, बस रिवीजन की ज़रूरत है। अच्छा, एक्सेस फंड्स को 6% पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और मेरा गला भी बहन लग गया, गले से याद आया, आज से 2-3 दिन पहले मैंने वो मंगवाई थी स्टेपसिल, वो मैं यहीं छोड़ दी थी, ज़रा उसके नहीं लेकर आए, एकदम से याद आ गया। उन्हें चलना अगला 1 घंटा हो देते ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, the construction project was temporarily halted for 6 weeks in May-June when substantial technical and admin work was carried out। भाई ये टेक्निकल और एडमिन वर्क जो होता है ये नेसेसरी स्टॉपेज होती है, रूटीन स्टॉपेज होती है, ठीक है, इसलिए इसको सवाल में इग्नोर कर देना है। इसके बारे में क्या रूल था हमारा? भाई देखो, अब पूरा टॉपिक उस तरह से रिवाइज होने के लिए तो फिर आपको 10-15 दिन चाहिए, जो कि ना आपके पास है ना आपसे लेना चाहूँगा मैं। इस वक्त सबसे कीमती है आप लोगों का बस बैठ जाना आप पढ़ने के लिए। तो आपका चूंकि पेपर 11 को था तो थोड़ी सी गुंजाइश ये ली। FAR 2 वालों को मैंने हफ्ते वाले दिन फ्री कर दिया था क्योंकि उनका 3 को पर्चा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप बस बैठ जाओ पढ़ने। तो इसलिए प्लीज़ ये इतनी की रिवीजन हो सकती है, मैंने सिर्फ तसल्ली करनी है कि इन केस किसी के जहन, एक तसल्ली भी होती है, दूसरा आपको भी कॉन्फिडेंस तरफ देना इस वक्त मकसूद है कि आपको इतना पुराना पड़ा हो टॉपिक भी सिर्फ एक सवाल मेरे कराने पर सारा याद आ रहा है। तो जब आप रिवीजन प्लान में उसके सारे सवाल करोगे तो आपका लेवल फिर क्या होगा? बस जो टाइम है उसका ज़ाया नहीं करना। सोशल ऐप्स, मीडिया वाली ऐप्स कौन कौन डिलीट कर चुका है? माशाल्लाह, ये सारे पास होने वाले हाथ हैं, देख लो, ठीक है जी।
तुम चलाओ नहीं, तुम बंद करो ना, चलाई नहीं तो क्या मतलब, मैंने नहीं वो फूल लेने फिर क्लास के एंड पे, मोबाइल ही नहीं है, अब दोनों फूल दे देना मुझे। अच्छा जी, सुने जी, आउट ऑफ विच नेसेसरी स्टॉपेज फॉर कंप्लीशन ऑफ, ठीक है, वो उसने लिखा हुआ है विच वॉज नेसेसरी स्टॉपेज फॉर, तो भाई हमने इसमें ये पढ़ा था स्टॉपेज अगर रूटीन हो तो इग्नोर करो, और अगर नॉन रूटीन हो तब भी इग्नोर करो, सिर्फ बटों में फासला, बटों में फासला और मंथ्स याद आ रहा है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही इग्नोर वाला। फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ डेट वर आउटस्टैंडिंग, मीडियम टर्म लोन जो ऊपर नजर आ रहा है एक वो है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और 7 ईयर जनरल लोन है। अब ये दो आ गए जालिम, तो दो आ गए हैं तो इसके लिए एवरेज रेट भी निकालना पड़ेगा, बाकी तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। अब मैं तो कहूंगा नंबरिंग करके ही चलते हैं एक ही बार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेट वाइज नंबरिंग करें तो 1 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, 2 लाख रुपए पे होते हुए, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च पे आपको ये लोन रिसीव होता नजर आ रहा है, ये कहां पे लिखूं, यहां लिख दूं, नजर आ रहा है कुछ जी। कंस्ट्रक्शन मैं रिसीट पेमेंट्स को सिर्फ लगा रहा हूं, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट वो तो अपना रूल था ना, वो दूसरे वाला थोड़ा भूल रहे हो आप, जब कमेंसमेंट के लिए हम लेटर ऑफ में लेते थे तो वहां वर्क कंप्लीटेड और वर्क स्टार्टेड और ये डेट्स आती थी। फिलहाल मैं सिर्फ डेट वाइज रिसीट पेमेंट की नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा हो गया जी, उसके बाद 31 मार्च को ही एक और काम हो रहा है ये, तो फिर इसको कर दो 2A, इसको कर दो 2B, ठीक है, और कोई मसला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज, आगे देखो ध्यान से, एक तो ये ध्यान रखना कि क्वार्टरली इन एरियर इस बदतमीज इंटरेस्ट ने भी पे होना है, यानी 31 मार्च को लोन आया है तो अप्रैल मई जून, 30 जून को, फिर 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, ये तीन दिनों में 3 डेट्स पर पेमेंट याद रखना, एक इंटरेस्ट की भी होगी जो आती थी, जहां पे आ जाए ये डेट मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी क्या हुआ, 31 मार्च पे हो गया जी, फिर 30 जून आ गया, हाँ जी, 30 जून पे क्या आ रहा है, 30 जून पे कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी आ रही है, और 30 जून पर फिर इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस 3B मैं यूं लिख देता हूं, और ये क्या है जी, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पे होगा ना, तो रिसीट पेमेंट में आता था ना स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट। उसके बाद आगे बढ़े, अच्छा माशाल्लाह से उसने भी साथ ही जोड़ दिया है, फिर चलो शुक्र है। 30 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर पे सिर्फ क्या आएगा, 30 सितंबर पे सिर्फ इंटरेस्ट पेड आएगा, कितने लिखा ऐसे लिख लेना, या मेरे पास जगह और कोई नहीं है, इंटरेस्ट पेड। उसके बाद अक्टूबर नंबर 5 हो गया, अक्टूबर में कुछ और है और बोलो। अच्छा, उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर 30 पर, और 31 दिसंबर को लेने की जरूरत नहीं है, ईयर एंड आ रहा है, लेना चाहो तो नंबर 7 आपका बनेगा इंटरेस्ट पेड, आखिरी वाली किस्त, ठीक है ना, आखिरी किस्त नहीं मतलब तीसरे क्वार्टर के एंड बने, ठीक है। तो ये नंबरिंग भी होगी, जब नंबरिंग हो जाए फिर तो सवाल में वैसे ही कुछ नहीं बचता। इसके ऊपर डिब्बा लगाया करते थे, इनको हम कहते थे तुम तो चलो डिब्बे में आओ ना, तुम्हें हम एंड पे देखेंगे जब सारा कुछ कर लेंगे, हमें सिर्फ रेट चाहिए होता था, याद है, इंटरेस्ट लोन जनरल लोन का आना जाना लटरम पटरम कुछ नहीं, इसमें से जो पेमेंट हुई वो अमाउंट हमें रिसीट पेमेंट से मिल जाती थी, डेट भी वहीं से मिल जाती थी। हाँ, रेट निकालते हुए इस सवाल के अंदर एक एडिशनल काम आपको करना पड़ेगा, अकेला लोन नहीं है, वैसे आई कैप तो आजकल सवालों में अकेला लोन ही देता है जनरल, ये बचा लेता है आपको इससे, लेकिन ना बचाए तो भी खैर है, ठीक है जी। अब तो रिक्वायरमेंट है हमारी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इस तरफ बनाते थे उस तरफ बनाते थे, चलें जहां भी बनाते थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है टर्म टेस्ट 1 का। बेसिकली अब मेरे पास और कोई सवाल था नहीं जिसको मैं बोरिंग कॉस्ट के लिए रिवाइज करता, सवाल ऑलमोस्ट हम सारे कर चुके थे, काम वाले जो नहीं किए बस आपने भी नहीं करने, जरूरत नहीं है, रिवीजन प्लान वाले सवाल सिर्फ करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑलरेडी काफी ज्यादा काम है वो, ठीक है। तो इस सवाल को पूरा करके फिर मगरिब की ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद आखिरी बार मिलते हैं इंशाल्लाह, और उसमें बस थोड़ी बहुत गपशप छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं वो करके फिर वसीयतें करके आपसे इजाज़त ले लूँगा, ठीक है, सही है। तो बस ये सवाल करो, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस आता था ऑन स्पेसिफिक लोन्स,
ये सबसे आसान होता था, मैंने आपको कहा था सबसे आसान लाइन नहीं लगाते थे, इस सबसे आसान इस पर इंटरेस्ट निकालना है। तो ये लोन कितना है 800,000 और इंटरेस्ट रेट पहले बताओ, नहीं 1000 में नहीं करना जी, 1000 में कर रहा हूं भाई, कह रहे हैं ठीक है जी, 800 इंटू 9%। लेकिन यहां पे हमने कमेंसमेंट से सिजेशन तक जाना होता था। अब वो जमाना गया जब आपको मैं पूरा लिखवाऊंगा। पूरा क्यों लिखवाऊंगा मैं, यहां पे छोटा सा हम ऐसे लिखेंगे, वहीं पे पेपर पे भी लिख सकते हैं, या छोटी सी वर्किंग ऐसे मैंने कर दी, ठीक है, वर्किंग नंबर 1 कह लो इसको, ऐसी छोटी सी वर्किंग करना जबानी कलामी, ठीक है। अब डेट्स आपने जबानी देखकर यहां पर कमेंसमेंट के सामने सिर्फ एक डेट लिखनी है। तो लोन रिसीव किस दिन हो रहा है 31 मार्च, ठीक है। और यहां पे लिखूं अब दोबारा, यार ऐसे तो ना करें जी, लोन रिसीव्ड, यार बड़े हो गए हो, यहां से यूं देखो बस, पर्चे में क्या करना है, पर्चे के, क्योंकि आप रिवीजन क्लास में, अब तो पर्चे के लिए जा रहे हो तो बता रहा हूं। लोन रिसीव्ड, फर्स्ट पेमेंट इसी लोन की बात ही होगी ना, 31 मार्च को इस लोन में से पेमेंट, क्योंकि जनरल लोन वाली पेमेंट का तो इंटरेस्ट अलग उधर से लेकर चलना है हमने, ठीक है ना। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, और वर्क स्टार्टेड किस दिन है, अच्छा चलो आप 1 जनवरी को भी फर्स्ट पेमेंट कह लो ना, आपको नहीं जी हमने ये नहीं मानना, हम नहीं मानते, चलो मैं फिर उत्ती लाता है, फिर भी फर्स्ट पेमेंट ये है और वर्क स्टार्टेड ये है, तो भाई क्या हो गया, लेटर क्या है इनमें से, तो फिर लेटर ऑफ से ही शुरू करते थे। तो कमेंसमेंट डेट क्या है स्पेसिफिक लोन के लिए, ये मैंने किसके लिए लिखा जी, स्पेसिफिक लोन का, बस इतना लिखेंगे पर्चे में छोटा सा साइड पे करके, कमेंसमेंट डेट अपने लिए लिखनी है, वरना ये लिखने की बजाय यहां फ्रैक्शन लगाओ, वो नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन छोटा सा फिर भी लिख लो, ठीक है। तो कमेंसमेंट डेट आ गई 31 मार्च 2000, कौन सा है, जो भी है वही साल ही चल रहा है। और उसके बाद सिजेशन डेट, क्योंकि सिजेशन डेट आई कोई नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो हम कहते थे वर्क सिजेशन डेट वर्क कंप्लीशन होती थी, लेकिन आज ये क्या आ गई, ईयर एंड, वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो ईयर एंड पे सब कुछ ही रुक जाता था, ठीक है। तो ये ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2000, तो यहां से यहां तक कितने महीने बन रहे हैं, ये आपकी कैपिटलाइजेशन का पीरियड। कुछ याद आया स्पेसिफिक लोन का, ये कल परसों भी दिखाया था आपको, शायद जनरल लोन आया था ना कल, हड़प्पा वाला सवाल किया था, तो मैंने वो ओपन किया था जहां पे हमने ये रूल लिखा था, स्पेसिफिक का ये रिवाइज हो गया, जनरल का कल हो गया था, ठीक है। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है, और सस्पेंशन को लिफ्ट नहीं कराई हमने, तो 9/12 करो, आंसर बताओ 54। लेस करेंगे अब हम इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम जो भी कहें, लेकिन इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, रिसीट पेमेंट वाली, वहां से फिगर्स उठा कर लाते हैं। तो अगला काम हम किया करते थे, वर्किंग 2 अब बनेगी, मेरी वर्किंग 1 असल में वो कर दिया ना मैंने, ठीक है। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, बेशक यहां पर आप अपने एब्रीविएशन यूज करो, वजह क्या है, ये वर्किंग है, यहां पर आप ना करो, मैंने किए भी हुए हैं तो माफ कर दो, मतलब जो रिक्वायरमेंट हो ना मेन, उसमें आपने ये याद रखिएगा, जैसे जनरल एंट्रीज मांगे तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज जो रिक्वायरमेंट थी उसमें एब्रीविएशन यूज नहीं करने, हाँ ओरिजिनल रॉन्ग में दब कर रखो काम, वर्किंग में जो मर्जी करो, रिक्वायरमेंट जो है उसमें एब्रीविएशन यूज इतनी गुंजाइश रख लो, ओके चले। अच्छा रिसीट पेमेंट स्केड्यूल का मुझे फॉर्मेट भूला सा लग रहा है, सच मुझ डेट होती थी, फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एसेट सरप्लस, हाँ फिर क्या होता था, स्पेसिफिक, याद आया, हाँ स्पेसिफिक लोन, पीएनएल, अच्छा जनरल लोन, क्योंकि इक्विटी नहीं है, ओन फंड्स नहीं है, होते तो वो भी एक कॉलम आ जाता और होता था हमारा बैलेंस। अब इसमें मैक्सिमम मसला वही होता था, तो कैसा महसूस कर रहे हो ये सवाल करके, ये एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूं आज खामखा, जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि यार देखो आपको एक तो याद है, दूसरा आपको ये भी बताना मकसूद था कि इसको क्यों नहीं छोड़ा, जाते जाते भी वही इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपने वैसे जो छोड़ना है वो तो लाजमी आना है, ये तो मैं कई बार कह चुका, इंशाल्लाह 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 आप कुछ ना छोड़ो ना, ये क्यों ना कहूं, ना नहीं ये क्यों ना कहूं, क्यों कुछ छोड़ के जाओ, जब कुछ छोड़ोगे नहीं तो इससे निकल आओगे बेटा, याद आएगी ये बात मेरी, जब कोई चीज छोड़ने लगोगे इंशाल्लाह नहीं छोड़ पाओगे, जब नहीं छोड़ पाओगे तो तुम्हें कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, इंशाल्लाह पास भी हो जाओगे, ठीक है जी। डेट असल में
लोन तो 31 मार्च को रिसीव हो रहा है, लेकिन 31 जनवरी को पहली पेमेंट हो गई तो लिखो, कोई मसला नहीं। 31 जनवरी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट ये पहले हो गई, कोई बात नहीं। हुई कहां से है, कितनी हुई है? तो 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 11 महीने का इंटरेस्ट जनरल लोन वाले रेट से इसका निकलेगा। अब इसको साइड पे कर दो, ठीक है, क्योंकि इसने कैसे चलना होता है आपको पता है ना। इसकी पेमेंट की अमाउंट लेते होते हैं हम और डेट लेकर हम वो एंड पे ले जाते हैं 31 दिसंबर तक। ये ऐसे चलता है जनरल लोन, ठीक है ना। स्पेसिफिक लोन की कहानी अब शुरू होती है इसके बाद। खैर देखो इधर 2A मैंने पहले लोन रिसीव करा लिया और 2B फिर पेमेंट। तो स्पेसिफिक लोन रिसीव्ड किस दिन हुआ जी? 31 मार्च पर स्पेसिफिक लोन रिसीव। तो अब इस दिन से ऑनवर्ड्स इसका कोई बैलेंस होगा तो बैलेंस कॉलम में भी जाएगा, इन्वेस्ट भी होगा। कुछ ज्यादा ताज़ा हो रही है, ठीक है, जल्दी कर ले, मगरिब का टाइम भी होने वाला है। तो लोन कितना रिसीव हुआ? 800 का, और इसी दिन तो डब्बा लगाएंगे, याद है, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक वाला काम अब करें। कितनी जी, कितनी पेमेंट है? 450 वाले डिब्बा लगाइए। कितना बैलेंस बचा बोलो, ओ फूटो, सॉरी अर्ज करें, मैं करूंगा, आप तो फरमाते हैं, सॉरी फरमाएं। 350 का बैलेंस है, ये इन्वेस्ट होगा 31 मार्च से, जिस दिन आया उस दिन से होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ो, नंबर 3 पे A और B है, दो काम हो रहे हैं, पेमेंट कंस्ट्रक्शन की भी और इंटरेस्ट भी। तो 31 नहीं, किस दिन? 30 जून है। 30 जून पर जी, 30 जून अभी है 5-7 मिनट ना, ये बाद में। जी बेटा मुझे पता है 5-7 मिनट हैं, ठीक है, ये सवाल कर लें पूरा, चलते हैं नमाज पे फिर। जी थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट है कितनी? 1 लाख की, माइनस किया आपने और इसी दिन आपने इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट की, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट तो रीपे हुई कोई नहीं, उसने कहा था 3-3 महीने बाद पे होना है, तो बस कोई मसला नहीं। 800 का 9%, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। कितने महीने का पे होना है 30 जून पे? 3 महीनों का, तो 3/12 कितना आता है? ये 18 भी रीपे हुआ, तो टोटल क्या हो गया जी? 118। अच्छा सवाल है, टफ सवाल, टर्म टेस्ट के अंदर ऐसे नहीं दिया था, अच्छी रिवीजन सारी करवा रहा है। 118। अब ये 118 350 में से माइनस किया तो 232। जाग रहे हैं, शुक्र है। नेक्स्ट 4 पे फिर इंटरेस्ट पे हो रहा है, किस दिन? डेट ही लिख लेते यार। जब 31 मार्च को लोन आया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून पे किस पे हुई? फिर जुलाई, अगस्त, तो 30 सितंबर पर इंटरेस्ट पे हो रहा है। ये वो वाला, ये वो नंबर है, ठीक है। 30 सितंबर 16 पर इंटरेस्ट फिर पे हुआ। अच्छा, इंटरेस्ट तो फिर भी सेम ही होना है क्योंकि लोन की प्रिंसिपल अमाउंट बदली नहीं, आसान सा काम था, ठीक है। तो किस दिन जी? 30 सितंबर पे इंटरेस्ट पेड। अब ये दूसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट पे हुआ, दोबारा से वर्किंग नहीं कर रहा, बस 18 लिख दिया। 232 में से 18 गया, 214 आ गया। और उसके बाद ये क्वार्टरली पेमेंट है ना, तो 31 मार्च को आया लोन। किसको समझ नहीं आई? ओके, इसको आई हुई है, साथ वाले तुम्हारे को समझ नहीं। अच्छा ओके, उसके बाद नंबर 5 200 की पेमेंट है और नंबर 6 250 की पेमेंट है। सिंपल जी। किस दिन पेमेंट हुई है? 31 अक्टूबर पे, 3rd और 4th। तो 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है जी? 200 की। 214 पड़ा है अभी, तो 200 निकालो यहां से, यहां पे 14 रह गया। और आखिरी पेमेंट हुई है 31 नवंबर को। 30 होता है, सॉरी, मेरा भी सवेरे 7 पर मीटर चल रहे हैं। 30 नवंबर को 5th कंस्ट्रक्शन पेमेंट, लेकिन ये है कितनी? हाँ, तो ये हम लिखा करते थे ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि स्पेसिफिक लोन में सिर्फ 14 बाकी, तो यहां से 14 निकाला, यहां पे तो हो गया 0,
बकाया फिर इस पे माइनस नहीं लगाया था, 236, कहानी खत्म। तो इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए पकड़ लो जी, ये देखो ये तो जनरल लोन में आना है ना, इसको बाद में देखते हैं। ये 350 अवेलेबल हुआ, ऐसे लाइन लगाते होते थे इसके लिए। ये 350 अवेलेबल हुआ 31 मार्च को, और अप्रैल मई और जून 3 महीने तक इन्वेस्टेड रहा। तो 350 इन्वेस्टमेंट रेट कितने महीने प्लस। उसके बाद ये बैलेंस बदला यहां पर, ठीक है, और 30 जून पर अब ये अवेलेबल हो गया आगे के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तक 232 रुपए। इधर ना लिख लें, चलो आने दो, 232, 6% इंटू जी प्लस। उसके बाद 214 हुआ 30 सितंबर को, और अक्टूबर का सिर्फ 1 महीना 214 इन्वेस्टेड रहा, 1/12। मैं दीवारों को करा रहा हूं सवाल, समझ आ रही है। 14 31 अक्टूबर को था, नवंबर का महीना रहा, तो जरा लेंथी होगी वर्किंग, बहरहाल माजरत चाहता हूं। ये सारे का एक ही बार कैलकुलेटर को कहा करो, टोटल बताया आपको 10.5। बस सस्पेंशन आती तो बस यहाँ पे थोड़ा बटों में फासला रखते और जहां जहां वो मंथ आते यहाँ पे लिख लेते, माइनस कर देते, ठीक है। कितना जी 10.5। तो नेट कर दिया आपने, क्या आंसर आया जी 43.5 रुपीज इन 1000। अजान नहीं हुई अभी भाई, जाके सुन के आओ। अजान होती है तो वुजू तो सबका है, जाके पढ़ लेते हैं जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन, जे कहते होने किड्डा 2 नंबर मौलवी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। जनरल लोन में हमने पकड़नी होती है अमाउंट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट और डेट से सिजेशन। ये इधर मैं लिख रहा हूं आपके लिए 31 दिसंबर 2016। तो जनरल लोन की पेमेंट की डेट से सिजेशन तक आना है हमने, ठीक है। तो बताएं जी पेमेंट कितनी है, ये मुझे अभी नहीं पता, निकाल लेते हैं, पर अगला काम तो कर लो। 31 जनवरी से, ठीक है, उसके बाद प्लस दूसरी पेमेंट हो रही है जाके ये आके हुई, ठीक है। तो इसकी डेट पकड़ेंगे और इधर, ठीक है, 1 महीना। तो ये जनाब आपका आ गया। इसका कोई एडा मसला नहीं है कि तू डांग काट ली मुंडिया, ऐसे 10 कितना 9.87, कोई गल नहीं, इसके कोई नंबर खैर नहीं कटे हमारे जी। अब बोलो, मेरा त्राह काट लिया कि ये आंसर नहीं है, मतलब सारे जी। मैं मजाक कर रहा यार, मैंने कहा थोड़ा सो रहे थे। जरा दरवाजा खोल के सुने भाई अजान। आमिर भाई खड़े हो जाए उधर, सुने जरा, बताएं फिर जी। 44.13। अच्छा जी, अगली बात 236 इंटू नहीं पता इंटू 1/12। अब सिर्फ क्या रह गया, चले अब यहां पे इसको पॉज करते हैं, इस पार्ट को ब्रेक नहीं करना आपने, ठीक है। हम नमाज पढ़ के आते हैं, लेकिन तुसी छेती नमाज पढ़ के आया करो, तो इंतजार हो रहा होंगे, ठीक है भाई। यहां से सीधे ही वापस इधर आना है, ठीक है। ओके, पॉज करें इसको जी। तो एवरेज रेट निकालना रह गया था हमारा नमाज से पहले, तो यहाँ पे हम एक वर्किंग और कर लेते हैं, वर्किंग 3 बनेगी। अब असल में ना हमारे पास जनरल लोन थे 2, तो एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, तो आपके पास क्या गिवन है ज़रा देख लेते हैं। आपके पास लोन होता था, फिर लोन आउटस्टैंडिंग निकालते थे, फिर इससे ऊपर इंटरेस्ट, और वो ये सारी बातें तकरीबन से दी हुई। कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट वेटेड एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 750, यानी कि लोन अमाउंट, लोन की टाइप आती थी। लोन पहले कौन सा है जी, कौन सा पहला, ये जो मैं पढ़ रहा था, बैंक कोड ही है। और दूसरा कौन सा है जी, जनरल लोन, नाम ही उसका जनरल लोन है। अब एक होती थी अमाउंट लोन, और फिर आप लिखते थे मंथ्स आउटस्टैंडिंग, तो वहां से निकलता था आपका
लोन आउटस्टैंडिंग, फिर आप उस पर इंटरेस्ट रेट लगाते थे और आप पहुंचा करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस पर। दरअसल तो आपको चाहिए होते थे ये दोनों, बस लोन आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अक्सर सवालों में आपने देखा था कि आपको वो यही दे देता था फिगर, आपको खुद निकालनी नहीं पड़ती थी, जैसे इस सवाल में भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप निकाल ही नहीं सकते, आपको बताया था, क्योंकि वो तो रोज बैलेंस चेंज हो रहा होता है। तो एक एवरेज बैलेंस होता है जो सवाल के अंदर गिवन होता है, जैसे इसमें भी गिवन था। तो 750 लोन आउटस्टैंडिंग, ये एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, क्योंकि ये 12 लाख पे नहीं जाना, ये 12 लाख तो फैसिलिटी होती थी, इतने तक विड्रॉ कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर। एवरेज कितना बैलेंस विड्रॉ कर, मतलब आउटस्टैंडिंग रहा 750, ये गिवन होगा सवाल में हमेशा। और साथ ही उसने कहा इंटरेस्ट रेट मैं नहीं बता रहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बता रहा हूँ। इंटरेस्ट चार्ज दे रहा हूँ बाय बैंक अमाउंटेड टू 33,800। तो ये दोनों फिगर्स गिवन थी। लोन आउटस्टैंडिंग कितना है जी 750 और ये 33,000, तो 1000 में चल रहा हूँ ना, मैंने ऐसे कर दिया। ये समझ आई? अगला लोन 10% 7 ईयर जनरल लोन, जो कि लिया गया था 1 अक्टूबर 9 पे, हो पुरानी बात, और रीपे होगा 17 में अगले साल। मतलब टेंशन कोई नहीं, हमारा सारा साल ही ये भी। तो ये 9 मिलियन का 9 मिलियन आ जाएगा 9,000, ऐसा ही है ना। और इस पर इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है 10%, तो ये कितना आ गया, तो एवरेज रेट ये बन जाएगा 9,750 और ये बन जाएगा 933.8। तो एवरेज रेट निकालना है, कहाँ निकालूं, यहाँ पे कर देते हैं। रेट आप निकालते थे कैसे जी, कुछ याद है तो मुझे बता दो, मुझे भूल गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर डिवाइडेड बाय इनटू 100 इज इक्वल टू 9.58 पर पहुंच भी चुको। जज़ाकल्लाह यार। अच्छा जी, कुछ नहीं रह गया जी, बस ये आखिरी काम था, उसके बाद बस हम कुछ चैप्टर्स खोलते जाएंगे जी। आ गया लोन, आप भी आ गए। 9 पॉइंट कितना है 58। वर्किंग का रेफरेंस दे देना और आंसर निकाल लो, इकट्ठे ही आंसर निकालो। भाई बातें करने की बजाय अगर कैलकुलेटर पे उंगलियां चला लें, वाहन ना चलाएं, तो ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। 19.45 कितना हो गया 8। ठीक है जी, ऐसे पर्चे में करने से नंबर कट जाते हैं, ओवर राइटिंग नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा 5 8 काट के दोबारा लिख ली, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते। चलें जी अब आ जाएं। अब एक बार ज़रा थोड़ा सा राउंड अप करते हैं, कोई चीज़ अगर रहती है तो देखते जाते हैं, और फिर बस आधा घंटा आपने अब मुझे देना है, बस अल्लाह खैर करे, फिर आपको रुखसत, फिर आपकी रुखसती कर दूंगा मैं। पढ़ने वाली चीज़ें जो बेटा जी इसमें से थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ने वाले होंगे रिवीजन प्लान में, उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर लिखा होगा, काफ़ी होंगे वो, उसके अलावा नहीं पढ़ना, ठीक है। वैसे ज़रा इसको देख लें, अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट हो ना जी, तो अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट हो तो सिंपल सेम प्रिंसिपल कहता है यूज़ करना है फॉर, बिल्कुल वैसे जैसे एक्वायर्ड एसेट के लिए किया था आपने, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए भी वही। हाँ बस बोरिंग कॉस्ट जो है, बोरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में ऑल्सो भी कैपिटलाइज, वो कब होगा जब आपने, माशाल्लाह,
जब आपने एसिड तो खुद बनाया, ये अभी आप करके भी यही आ रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड में ही बोरिंग कॉस्ट ऐड हुई है। तो बस मसला क्या होता है कि जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड होता है उसको आप CWIP डेबिट कर रहे होते हैं और कैश या पेएबल क्रेडिट हो रहा होता है, ठीक है ना जी। जबकि आप जो बना बनाया एसिड ले लेते हैं तो उसके अंदर आप सीधा सीधा PPE डेबिट कर देते हैं, तो इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लग रहे होते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, वो आपने करनी है अब, ठीक है। बहुत सिंपल है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है करने की, लेकिन एक बार तसल्ली हो जाएगी मेरी कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड की अगर कोई छोटी सी बात आ भी जाती है, ठीक है, तो पता हो। बहुत सादा सी बात है, एक कंपनी वो रोड बुलडोज़र बना रही है, तो रोड बुलडोज़र बनाने वाली कंपनी जो है वो इतना जो है वो खर्चा कर रही है रोड बुलडोज़र पे, तो एक छोटी सी आपको ये एंट्रीज वाली कहानी नज़र आ रही है, ओके। तो ये यहाँ से आपने करनी लाजमी है। अच्छा, उसके बाद इसमें तो कोई ऐसी चीज़ अब है नहीं, ये सब पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। मैं डिस्क्लोजर्स पढ़ाने आया हूँ असल में। तो ये बेटा जी आपको अब यहाँ से नहीं करने की ज़रूरत, कर लें तो कोई बात नहीं, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने इन तीनों के लिए 3 एग्जाम्पल्स की थी, और हाँ, वो 3 एग्जाम्पल जो थी वो आपको पहले इस वॉल्यूम के चलते हुए चूँकि हैंडआउट मिला था, तो फिर मैंने वॉल्यूम 2 के एंड पर आपको, ओ यार लिख ले, वॉल्यूम 2 के एंड पर आपको ये विद सॉल्यूशन डालकर दे दी थी, ठीक है। तो ये सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर वहीं से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद मेजर इंस्पेक्शन भी वहीं पे था। डेप्रिसिएशन उसके मेथड्स में जो काम की बात थी वो आपको पढ़ा दी हुई है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक जुमला मैंने किसी वक्त में आपके लिए लिखा था, ये पता नहीं क्यों लिखा था, लेकिन ये बताने से रह गया था। तो डेप्रिसिएशन को रोक देना है जब एसिड बेच दें, देयरफॉर डेप्रिसिएशन डज नॉट सीज, डेप्रिसिएशन को रोकना है जब एसिड बिकना है, देयरफॉर डेप्रिसिएशन डज नॉट सीज व्हेन एसिड बिकम्स आइडल। वेला पड़ा हुआ एसिड रुकनी नहीं है डेप्रिसिएशन। आपका लेबर स्ट्राइक पे चली गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई, तो आपका प्लांट 1 महीना बंद रहा, डेप्रिसिएशन नहीं रुकती, ठीक है। और इट इज़ रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज़। एक्टिव यूज़ इसका मतलब, रिटायर का मतलब होता है IFRS 5 वैसे तो इसमें लगता है, फाइनल में जाके आप पढ़ेंगे। रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज़ एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि ये एसी तो ऐसा हो नहीं सकता, कूलर कर लो, वाटर कूलर, ये एयर कूलर जो होता है, ये एयर कूलर हमने बेचने के लिए जब OLX पे लगाया, तो एयर कूलर हमने अपने कमरे की खिड़की से उतार के पेंट पूंट करके चमका चमकू के उसको ड्राइंग रूम में रख दिया। जो भी बंदा देखने आता है उसको वहाँ चला कर देते हैं कि ये चेक कर लो। अब वो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज़ है लेकिन हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, डेप्रिसिएशन फिर भी चालू रहेगी उसकी जब तक पड़ा रहेगा, ठीक है, अनलेस के वो क्या हो जाए, फुली डेप्रिशिएटेड। हाउएवर अंडर यूजेज मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी जीरो व्हाइल देयर इज नो प्रोडक्शन। ये सारी बातें आपको पता हैं, लेकिन इसके साथ ये जुमला पता नहीं मैंने कहाँ से उठाया, कोई स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में पढ़ रहा था मैं जिस वक्त आपके लिए, तो उस वक्त मुझे ये ख्याल था कि मैं बताऊंगा लेकिन फिर भूल गया, तो ये सामने आ गया अब इत्तेफाक से। तो देख लें, ये भी मेरे प्लान में नहीं था, तो मैं वैसे गो थ्रू कर रहा हूँ तो नजर आ गया मुझे। लिखा आपके लिए था कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज even if asset is idle or not being used, however in following situations depreciation charge may be zero। ये मैंने अलग किया। Under usage method of depreciation charge can be zero while there is no production। Freehold land has an unlimited life and therefore not depreciated, however leasehold land is depreciated since lease term is definite। Similarly land improvement जो है वो भी limited life वाली होती है, तो उनको भी depreciate करेंगे। इस जुमले का क्या मतलब है, freehold land तो आपका कभी डेप्रिसिएशन होगा, लीज होल्ड लैंड के लिए वो IFRS 16 वाली लीज नहीं है जो आपने पढ़नी है FR 2 में जाकर। लीज होल्ड लैंड का मतलब ये है कि आपने 50 साल के लिए हुकूमत से कोई जगह, कोई ज़मीन, कोई लैंड लीज पर ले ली और करोड़ रुपया पे किया, तो वो करोड़ रुपया कॉस्ट और 50 साल उसकी लाइफ है, 50 साल बाद वापस, तो उसकी डेफिनेट लाइफ तो हो गई ना, तो लीज होल्ड लैंड होगी तो उसको डेप्रिशिएट करना है। इसी तरह से लैंड है आपके पास, आपने 10 एकड़ जगह खरीद ली जरी, लेकिन आपने उसके ऊपर नहरी निज़ाम, पक्के खाले बनाए, आपने सड़कें बनाई, आपने उसके ऊपर जो है वो बिजली का थोड़ा इंतज़ाम किया, 4 दीवारी लगाई ताकि आपकी बाउंड्री बन जाए। अब 10 एकड़ लैंड की तो लाइफ कोई नहीं थी, लेकिन लैंड, अच्छा चलो दीवार को आप कह लोगे बिल्डिंग, वैसे बिल्डिंग तो नहीं होती, लेकिन ये सब आपने क्या किया, ये जो आपने
जो है वो फुटपाथ बना दिया आपने, जो थोड़ी सी सड़क बना दिया आपने, उसके ऊपर जो ये जो पानी का निज़ाम, इरीगेशन का सिस्टम लगा दिया, ये क्या होता है, इसको लैंड इंप्रूवमेंट कहते हैं। तो इसकी भी एक लाइफ होती है। तो चाहे लैंड इंप्रूवमेंट हो, लैंड के ऊपर वाली लैंड इंप्रूवमेंट हो, उसको डेप्रिशिएट करना होता है आपने, लीज होल्ड लैंड को डेप्रिशिएट करना होता है आपने। लैंड फ्री होल्ड हो तो वो डेप्रिशिएट नहीं होता, ठीक है, उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट हो तो करेंगे। और डेप्रिसिएशन विल बी जीरो व्हेन फुली डेप्रिसिएटेड एसेट इज स्टिल इन यूज। ये शुरू में पहले दिन पढ़ा था, अगर एसेट पूरी तरह से इस्तेमाल हो, मतलब पूरी लाइफ खत्म हो जाए, यूज फिर भी कर सकते हो, मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है। और नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज व्हेन रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट। कभी ऐसा भी होता है कि बुक वैल्यू हमारे एसेट की थी 50 रुपये, लेकिन बाजार में उसी की कीमत बढ़ के 75 हो गई, तो फिर डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगी। ये कुछ सिचुएशंस थी, ये उस वक्त लिखी थी, बिल्कुल शुरू में भी नहीं लिखी थी, लेकिन ये पिछले को 1.5-2 महीने की बात, 1.5-2 महीने पहले की बात है, पर बताना भूल गया था। ये वो सिचुएशंस हैं, ये डिस्कशन है कि डेप्रिसिएशन को आपने कभी भी नहीं रोकना, चाहे एसेट आइडल हो, लेकिन इन सूरतों में डेप्रिसिएशन जीरो हो सकती है। यूजेज मेथड में हो सकती है, फिर फ्री होल्ड लैंड के केस में हो सकती है, और फिर डेप्रिसिएशन फुली डेप्रिसिएटेड एसेट की जीरो हो सकती है, ठीक है, और या रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड कर जाए कैरिंग अमाउंट से तो जीरो हो सकती है। और बीच में बात कर दी लीज होल्ड लैंड अगर हो तो डेप्रिसिएशन होती है, लैंड इंप्रूवमेंट्स हो लैंड पर तो डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। ये समझ आई बात? ऐसी जनरल सी बात थी, कहीं कोई एमसीक्यू में काम आ जाए। ये अब मेरे पास ये कोई नहीं है, ये मैंने कोई नहीं कहीं पे भेजना, ये सी पिक्चर ले लो, फिर नोट कर लेना। जी बोलो। हाँ नहीं कर सकते, नहीं स्टिल यूज़ में है, बस ठीक है, उसका कोई रिवाइज नहीं हुआ, बस कर ही जा रहे हैं यूज़, रिवाइज नहीं किया हमने। एस्टीमेट रिवाइज तो तब होता जब लाइफ के एंड होने से पहले पता लग जाता। वो लाइफ खत्म होगी, अगले साल हमें ख्याल आया हो अच्छा ये मुक गया है, बस ठीक है, पिछले साल गुजर गया, हो गया, फुली डेप्रिसिएट पड़ा रहे, कोई मसला नहीं। असल में ना आपने उस पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है ना, तब तक ख्याल नहीं आया आपको, अगले साल अब ख्याल आएगा हो एसेट तो अभी भी चल रहा है, 5 साल लाइफ सोची थी, 5 साल तो फुली डेप्रिसिएट हो गया। अब उसका मसला क्या है, उसकी अकोमोडेशन और उसकी कॉस्ट बराबर हो गई है, तो मजीद करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। अब एस्टीमेट रिवाइज नहीं कर सकते, वो गुजर गई कहानी। फुली डेप्रिसिएट हुआ ही कब है, जब पिछले साल तक पूरा काम कर दिया, अब इस साल ख्याल आया ओहो अब क्या पछताए होत, ठीक है, खोत जी। वो यार हाँ ज़रा बुलाना उसको, अब ये तो असल में मैंने मगरिब तक प्लान किया था, चलो चाय का तो बंदोबस्त करें, बुलाओ ज़रा अहमद को, देखते हैं कुछ ना कुछ पता कर लेते हैं, कोई ना कुछ सुता होगा जुगा देंगे। अच्छा जी सुने, फैक्टर्स आर कंसिडर्ड, ये वाले ये पढ़ा हुआ है, सारा पढ़ा हुआ है, कहाँ पे जाना है। अच्छा जो पढ़ा हुआ है पढ़ने वाला वही था, बाकी जो इसी तरह से रिवाइज करते हुए रिवीजन के अंदर भी पढ़ना है, रिवीजन प्लान में मैंने हर चैप्टर के अंदर ना एंड पे कुछ लर्निंग आउटकम्स भी लिखे होंगे। है आपका अकाउंटिंग का पर्चा, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो लाजमी आपने जब भी वो चैप्टर रिवाइज करना है, थोड़े हैं ज़्यादा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर वो हैं जो हम प्रैक्टिकली सीखते थे, वो चीज़ें पड़ी होती हैं। बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बन रहा है जी, डेप्रिसिएशन मेथड है जी, ये सारी बातें पढ़ के क्या करना है। कॉस्ट कंपोनेंट यहाँ से पढ़ाया था, ये आपका ट्रक याद आ रहा होगा आपको, फिर स्पटनिक वाला इसके बाद किया था, सज्जी वो खा के खबी मारी थी, सब बातें याद होंगी आपको। ये अब रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसकी क्या आपने थ्योरी पढ़नी है तो नहीं पढ़ना आपने, जो मैंने कहना है वो पढ़ लेना। ये सब काम आपने किए हैं, पास पेपर सारा अभी आप करके आ रहे हो, कोई चीज़ बाहर नहीं, कोई एक सवाल से टेक्निकल हुआ थोड़ा सा, तो सारे काम आपने सीखे हुए बेटा, इसलिए इनको पढ़ने में टाइम ज़ाया ना करना। जो मैं आपको अर्ज़ किया सादा बात, 2 दिन बस मुझे देने हैं, रिवीजन प्लान आ जाएगा आपके पास इंशाल्लाह। रिवीजन प्लान से बाहर नहीं जाना आपने, उसमें वही पूरा कर लो तो बड़ा है, सारा कुछ ही होगा इंशाल्लाह उसमें जो हमने किया है। तो थोड़ा तो नहीं किया हमने, ऑलरेडी काम काफ़ी किया हुआ। मैं इसमें सिर्फ डिस्क्लोजर पढ़ा रहे थे, लेकिन बातें होती जा रही हैं। कौन सा रहता है भाई, वो होता ही नहीं है, डेट पूरी होती है यार। डेप्रिसिएशन भाई ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि अगर ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 2015 है और हमने एक एसेट परचेज किया है इस साल में, और परचेज किया है 1 मई 2015 पे, तो कितना फ्रैक्शन लगेगा डेप्रिसिएशन के लिए? बोलें। डेप्रिसिएशन होगी पूरे मई से, मई जून जुलाई, भाई 8 महीने, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं होना ना, तो 8/12 हो जाएगा, ऐसा ही है। और अगर आप यही एसेट खरीदें
लेट्स से 14 मई को, तो क्या होगा? फिर भी 8 ही लगेगा। और अगर ये आप 28 मई को खरीदें बम धमाकों वाले दिन, फिर भी 8 ही लगेगा। और अगर ये आ जाता है 31 का महीना होता है ना मई, 31 मई आ जाता है, तो सिर्फ उस सूरत में आप इसको 9 ये 31 मई से निकाल के आगे ले जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब अकाउंटिंग में यकम जून भी हुआ करता है, तो इस वजह से इसको आपने फिर 7/12 कर लेना। ये एक छोटी सी बात भाई ने कही। जी बेटा, रीवैल्यूएशन इस तरह से किसी दिन होती नहीं है ना, हो जाए तो यही करना। ये नहीं होता, ये भी नहीं होता कि एडिशन की डेट आपको आगे पीछे करके दे। मतलब इसका क्या है? मतलब ये होता है कि आप अगर सवाल खामोश हो या कहता भी है तो ये खुद ही कहता है। इसका मतलब होता है फुल मंथ डेप्रीसिएशन, फुल मंथ डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड इन द मंथ ऑफ एडिशन। भाई चाहेगा देखो, कुछ हो सकता है, देख कर आओ। हैं कोई बंदा पूछ लो ना, सुता हुए थे, हो सकता है। खाने का टाइम है तो खाना तो बेटा 3-4 घंटे लगेंगे, बैठे रहो यहाँ पे। मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, भाई पॉज करें जरा जी। फुल मंथ डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन। अच्छा, अगली बात, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसी ईयर एंड के हिसाब से, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मैंने कोई एसेट बेचा है, लो जी हुणे किधर गया, ये किस सफ़े पे मैंने जाके इधर ब्रेक लगाई थी। अच्छा जी, तो कहीं पे ब्रेक लग गई थी बस। अच्छा जी, अगर कोई एसेट डिस्पोज हुआ है, डिस्पोजल आ गया। अच्छा, अब डिस्पोजल के अंदर आइडियली वो क्या करता है, वो मंथ एंड की डेट देता है। जैसे उसने कहा कि 31 अगस्त पे ये एसेट हमने बेचा है, बल्कि यूं कर लें हमने यकम 5 अगस्त पे हमने एसिड बेचा, 5 अगस्त 15 पे, तो इसका फ्रैक्शन कितना लगेगा? इस पे रोकना होता है ना डेप्शन को। डिस्पोजल में डेप्शन को क्या करना होता है? रोकना होता है, ठीक है ना। तो डेप्शन किस दिन रोक देंगे हम यकम अगस्त को, यानी कि हम अगस्त का महीना डेप्शन नहीं करेंगे, और इसके ऊपर इस ऐसा एसेट जो 5 अगस्त को बिक जाए, इससे फ्रैक्शन लगाएंगे हम कितने महीने? 5 बेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, बल्कि जून जुलाई 7, सॉरी। अच्छा ठीक है, एंड हो गया। अच्छा, अगर कोई एसेट 29 अगस्त को बिका, तो भी बेटा अगस्त नहीं लेते हम। एक ही सूरत है जो कि आपको सवालों में देता है, वो है 31 अगस्त। ये 31 अगस्त का मतलब, चूंकि अकाउंटिंग के अंदर अल्टरनेटिवली यकम सितंबर भी होता है, सिर्फ इस सूरत में आके वो कहता है कि आप इसको 8/12 कर ले। इसका मतलब होता है नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। अब ये कोई ऐसी बात है नहीं कि ये कभी आज तक, अब पूरा पर्चा कर लिया आपने, पूरा पर्चा क्या, पूरा FAR 1 कर लिया, तो कहीं पे ये हुआ है? तो बस कॉमन सेंस यूज कर लेना ना, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो फजूल बातों का ना कहें, जो मुझे लग रही है इंपॉर्टेंट मुझे वो करवाने दें, वरना ऐसे टाइम आपका फिर शाम तक जाएगा ही जाएगा, ईशा के बाद भी चलेगा। ओके, बाकी किसी का इंडिविजुअल क्वेश्चन हो तो मैं इधर ही रुकूंगा, छुट्टी देने दें मुझे, ताकि जाने वाले चले जाए, मैं रुक जाऊंगा। जिसका सवाल हो वो मुझसे कर ले। बाकी मैंने जूम मीटिंग ओपन रखी हुई है आपको, लेकिन वीक के अलावा कोई पर्सनल मैसेज, किसी का नंबर है भी तो नहीं करना, मैंने कोई जवाब नहीं देना। वीक में एक बार बुलाऊंगा, जो सवाल हो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा जी, मैंने डिस्क्लोजर्स पढ़ाने नहीं जी, वो ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, इधर देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, यहाँ से मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन कितनी हो, क्या मतलब कितने टाइम बाद रीवैल्यू करना है अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो। मैंने कहा था कोई टाइम नहीं है स्पेसिफाइड, स्टैंडर्ड कहता है इतना सफिशिएंटली रेगुलरली करो कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में ईयर एंड पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो, ठीक है। क्लास वाइज पता है आपको कि आपने अगर बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है तो फिर सारी बिल्डिंग्स को करना है, ठीक है। डेप्रीसिएशन रीवैल्यूड एसेट की उसी तरह से आई जैसे कॉस्ट मॉडल में है। ये डिस्क्लोजर में ये कुछ पेंडिंग था, ये असल में मैं पढ़ाने आया हूं, ठीक है। आपने ये मेन नोट बनाना सीखा, ये मेन नोट है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सब नोट बनाना सीखे
रीवैल्यूएशन के केस में सब नोट्स आ गए, ठीक है। अब ये दो चीज़ें पेंडिंग थी, ये ज़रा पढ़ लें, ये काम आ जाती हैं। जैसे कि पीपीई का नोट आता है और आपके सवाल के अंदर लिखा होता है, आपके सवाल के अंदर लिखा होता है कि हमारा एक प्लांट है जिसको हमने बैंक के पास जो है वो एज अ सिक्योरिटी प्लेज कराया, गिरवी रखवाया हुआ है। अब इसका आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज पे कोई असर नहीं है, एसेट आपका ही है, अनलेस कि आप डिफॉल्ट कर जाओ वो ले जाएं, एसेट आपका ही है, ठीक है। तो एसेट तो आपके पीपीई में ही नजर आ रहा है, लेकिन ये जुमला लिखा हुआ मतलब आगे 16 कहता है अगर कोई ऐसा आपके पास एसेट पड़ा है जो आपने किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट प्लेज किया हुआ है, या कोई ऐसा एसेट है जिसका टाइटल रिस्ट्रिक्टेड है, टाइटल से मतलब आप बेच नहीं सकते, तो आपने उसके बारे में सिर्फ बता देना है कि ऐसा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल, ठीक है, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लेज एज सिक्योरिटी फॉर। तो ये कहां पे लिख लिया करोगे, ये भी सब नोट्स में। अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो आपने क्या करना है जी, उसको सब नोट्स के अंदर लिख लेना है, जैसे जुमला लिखा होगा वैसे ही उठा के लिख लेना है। इसमें से कोई आ जाए पर्चे में तो पता ना हो कि क्या है, ठीक है भाई। आप चलने दो, ये 1 घंटा हुआ है ना, 20 मिनट हो गए हैं, चलो ये तो पूरा करने दो, उसके बाद एक छोटी सी पार्टी फिर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा लेंथी ना हो। अच्छा, तो ऐसे ही मैंने आपको कहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट कोई है कि आपने अभी एसेट खरीदा नहीं है, आपने एग्रीमेंट किया है। जैसे अभी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने कहा पीपीई डेबिट नहीं कर सकते, IAS 16 ने कहा डेबिट मत करो, यूजर को लिख के बता दो कि हम एक बहुत बड़ा प्लांट ऑर्डर कर दिया, अगले साल आ रहा है। यूजर को हो सकता है उसके लिए, हो सकता है कोई ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके बैठा रहे, हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको डिविडेंड की चाहत हो, कहे ना देखो पैसे नहीं बचने, रहने दो, निकलो। तो यूजर के लिए ये रेलेवेंट हो सकती है इंफॉर्मेशन। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है तो बताओ, ठीक है। और अगर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन कैरिंग अमाउंट इन कोर्स ऑफ इट्स, वो हमने CWIP की मूवमेंट बनाई थी ना, मूवमेंट इन CWIP आपके फैम वाले सवाल में बनाई थी ना, बस वही है। मतलब कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन कैरिंग अमाउंट इन कोर्स ऑफ इट्स। अब कोई एक्सपेंस जो है वो अगर एसेट के अंदर आपने ऐड किया है, जैसे आपने कोई CWIP, जैसे मैंने अभी किया है वो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया था ना, तो मैंने वो आपको सब नोट्स में लिख कर दिखा दिया, ठीक है। इफ इट इज नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन इनकम स्टेटमेंट, अगर ऐसा अलग से नहीं है तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, जो कि इम्पेयरमेंट या एसेट, जो कि यहां पे देखो थर्ड पार्टी से कोई कंपनसेशन यानी इंश्योरेंस, आपका एसेट जल गया और आपको उस पर कुछ कंपनसेशन मिल गई, तो कह रहा है अगर तो कहीं और इनकम स्टेटमेंट में नहीं बताया गया अलग से, तो जितनी कंपनसेशन थर्ड पार्टी से रिसीव हुई है फॉर आइटम ऑफ पीपीई जो कि इंपेयर हुए, लॉस और गिवन अप, यानी कि ये एबनॉर्मल लॉस की कहानी है, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस अगर आपको आया है जो कि पीएनएल में पड़ा है, नॉर्मल लॉस पीएनएल में होता है ना, तो उसके अगेंस्ट अगर आपको कंपनसेशन मिली है, तो अगर तो आपने वो कहीं और नहीं लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग से, आपको पता है ना कि आपको कैश अगर आ जाए तो आप कहीं पे लिखते नहीं है, आपका पीपीई जल गया 150 का, कैश आ गया आपको इंश्योरेंस वालों से 110 रुपए का, तो आपका लॉस कितना है 40, ये पीएनएल में नजर आ रहा है, लेकिन 110 जो आया वो कहीं नजर आ रहा होता है। अगर कैश आ गया तो कहीं नहीं आ रहा, तो वो लिख कर बता दो वो कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाए सवाल में लिख देना, यानी इनमें से कुछ भी आ जाए, ये मेन नोट और ये सारे सब नोट्स हैं, ठीक है। ये तो आपने बनाने सीखे ना, ऊपर वाले जो है वो बनाने कोई नहीं होते, उनमें से कुछ भी आ जाए तो आपने वो बस जैसे है वैसे उठा के लिख देना है। ये एक बार पढ़ लिया ना, अब ज़हन में है, इसको याद नहीं करना, बस पढ़ लिया काफी। कुछ डिस्क्लोजर ऐसे हैं जो IAS 16 कहता है मेरी तरफ से रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर दे दो तो अच्छा है कि यूजर के लिए बेहतर है। अब MCQs के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी वाले नहीं, यानी नोट में आप नहीं भी डालोगे तो खैर है, लेकिन MCQ में तो पूछ सकता है ना। तो वो क्या है, IAS 16 एनकरेज डिस्क्लोजर ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज यूजर माइट फाइंड इट यूजफुल। क्या करो जी, कोई टेम्परेरली आइडल पीपीई पड़ा है तो बता दो। क्या मतलब, आप कहते हो जी हमारी पीपी, लेट्स से एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाती है ना, अब उसकी 5 प्लांट 5 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इकट्ठी बन रही होती हैं। तो हो सकता है हम कहें कि हमारी भाई फेरू वाली फैक्ट्री जो है उसमें वो लेबर ने स्ट्राइक की हुई है और पिछले 2-3 महीने से वो आइडल पड़ी है। अगर है तो डिस्क्लोज कर दो, जरूरी नहीं है, दे दोगे तो अच्छी बात है। तो आपके लिए तो ये है कि ये भी इनमें से भी कोई आ जाए ना, तो सब नोट्स में एक जुमला ही है ना, वही उठा के लिख देना, कॉपी पेस्ट, ठीक है। फिर
क्योंकि फुली डेप्रिसिएटेड एसेट जो है उसकी आप कैरिंग अमाउंट तो बता नहीं सकते। कैरिंग अमाउंट कितनी होती है? फुली डेप्रिसिएटेड एसेट कौन सा होता है जी? जिसकी कॉस्ट बराबर होती है उसकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट, यानी कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कह लूं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जिसकी बराबर होती है उसकी एक्यूमुलेटेड, या यूं कह लें उसकी नेट कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू कह लें, वो क्या होती है? 0। अब वो कैरिंग अमाउंट तो नहीं ना कह सकता कि आप कैरिंग अमाउंट बताएं फुली डेप्रिसिएटेड एसेट की, वो तो 0 होती है। वो क्या कह रहा है, अगर कोई फुली डेप्रिसिएटेड एसेट है ना तो उसके बारे में क्या करो, उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ। मतलब मिसाल के तो मैंने कहा जी मेरा 200 रुपए का एक एसेट था, तो मैंने लिखा अ प्लांट, एन आइटम ऑफ प्लांट हैविंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ 175 वॉज फुली डेप्रीशिएटेड। बस इतना लिखने से क्या पता लग गया? कि इसकी कॉस्ट 175 थी और इतना ही डेप्रीशिएट हो गया। बुक वैल्यू इसकी 0 है लेकिन स्टिल इन यूज है, तो बता दिया, डिस्क्लोजर देना होता है। ठीक है, और सही है। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ फुली डेप्रिसिएटेड एसेट की जो कि अभी स्टिल इन यूज है, और कैरिंग अमाउंट बताओ ऐसे की जो एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया और हेल्ड फॉर डिस्पोजल, अभी बताया जो कूलर साइड पे रखा था। अब इसकी फुली डेप्रिसिएटेड नहीं है तो इसकी कैरिंग अमाउंट होगी ना, तो इसकी ग्रॉस ना बताओ, इसकी कैरिंग अमाउंट। ठीक है, और आखिर में अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई बताने में हर्ज नहीं है अगर बहुत मटेरियल डिफरेंट है। यानी आप कॉस्ट मॉडल पे हो तो बिल्कुल कॉस्ट मॉडल यूज करो, आप एसेट को डेप्रिसिएट करो, आप कॉस्ट लेस एक्सपेंडिचर पे शो करो, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन ये सब नोट्स के अंदर लिख कर बता दो कि यार जो लैंड है ना, इसमें हमारा एक लैंड पड़ा हुआ है, उसकी जो यहाँ पे बुक वैल्यू आ रही है वो सिर्फ हमने दादाजी ने 1955 में खरीदा था शालमी के अंदर एक प्लाट, तो अभी तो वो उस वक्त उन्होंने 50 रुपए का खरीदा था, हमने 50 भी रखा हुआ है क्योंकि एसेट हमें IAS 16 इजाजत देता है, लेकिन इस वक्त वो 50 के आगे पता नहीं कितनी सिफरें लग चुकी हैं। तो अगर मटीरियल डिफरेंट है तो मजबूर तो आपको नहीं कर रहा IAS 16, ये कह रहा है कि बेहतर है कि बता दो, कॉस्ट पे ही रहो, कॉस्ट मॉडल पे ही रहो, लेकिन फेयर वैल्यू बताने में हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये है एडिशनल डिस्क्लोजर जो एनकरेज्ड है। ये भी कोई आ जाए तो मत ज़हन पे जोर डालो कि इस हद तक सब नोट्स, इस हद तक ये ज़हन में रखो कि ये एनकरेज्ड है, रिक्वायर्ड नहीं है कि कहीं MCQs में ये पता हो आपको ये कौन से वाले थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपके पास आपके हैंड आउट के अंदर पड़ा होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम्स पढ़ लेना एक बार, ये भी मैं रखूंगा आपके उसके अंदर रिवीजन प्लान के अंदर। MCQs अब मैं इस चैप्टर के क्या कराऊं, इसमें जो करने वाले MCQs होंगे वो आपके रिवीजन प्लान में कुछ MCQs भी रखूंगा मैं, सारे नहीं होंगे, जितने होंगे वही कर लेना तसल्ली के लिए, जरा डिफरेंट तरीके के जो होते हैं। आपने बस ये करना है, उनमें से किसी में मसला आ जाए तो फिर जूम मीटिंग में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आएगा नहीं इंशाल्लाह। 36 को छोड़ो, 40 को छोड़ो, 23 में एक चीज आज पढ़ाई है वो पढ़ने से रही हुई थी, वो अगर कोई बाकियों में भी कोई चीज निकल आती है बेटा, कोई पॉइंट होता ही है, तकाज़ा बशरियत रह जाता है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, कोशिश तो इंसान की होती है कुछ ना रहे, फिर भी अगर कोई रह जाए तो वो फिर इसीलिए जूम मीटिंग का रास्ता खुला रखा है, परेशान ना होइएगा, पूछ लीजिएगा। ये डिस्क्लोजर देखें जरा, डिस्क्लोजर पेज 55 पर मैंने नहीं पढ़ाए थे, ये आज पढ़ा दिए हैं। हड़प्पा वाला सवाल आज आते साथ ही मैंने जो एक सब नोट डाला है ना, वो ये है, एंटिटी शैल डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, लिखा था कि प्लांट में इतना ऐड किया, और कैपिटलाइजेशन रेट यूज टू डिटरमिन द अमाउंट 12% कितना था वो भी लिखा था। तो यही बस है डिस्क्लोजर्स IAS 23। ठीक है, तो ये देकर दिखा दिए, यहां पर आपको नजर भी आ रहे हैं। ठीक है जी, हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं है आपके एप्लीकेबल, रहने दो। ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस क्योंकि IAS 21 नहीं है ना आपके पास, तो वो जो पड़ा हुआ है उसको काट दो जहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस बेसिकली होता है फॉरेन करेंसी के ऊपर, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज आपको डिफरेंस आपको डाले पेपर के अंदर, वो पकड़ लेंगे, हम जाके पकड़ लेते होते हैं फिर उस्ताद जाके, क्योंकि IAS 21 आपका FAR 2 में, पता नहीं अगली बार इधर आ रहा है ये मुझे अब याद नहीं, मेरे ख्याल में वो वहीं पे ही है, वो नहीं आ रहा। एनीवेज फिलहाल FAR 2 में है तो इसलिए पूछ नहीं सकता। इसमें मैंने वो करा दिया क्रेडिट नोट वाला, चलो
ये ना यहाँ पे करेक्शन ये नेक्स्ट वीक में पेंडिंग इसलिए किया था कि IS8 नहीं पढ़ा हुआ था। अब IS8 आपने पढ़ लिया है तो इसको रीड कर लीजिएगा। जो जिंदगी में एक बार पेंडिंग लिखा जाए ना, एक मसला ये बड़ा है, उसको पेंडिंग ही रखते हैं, दोबारा मुड़ के पढ़ते नहीं है। तो जहां जहां पेंडिंग लिखा हो मिले भी सही ना, उसको एक नजर पढ़ के देख लेना, उसमें कख नहीं निकलना अब, ठीक है। IS8 नहीं पढ़ा हुआ था। प्रायर ईयर एरर की करेक्शन कैसे करते हैं अब आपको पता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आए। इक्विटी के कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल में ऑर्डिनरी कैपिटल आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं इरिडीमेबल वाले। अब ये मसला ही कोई नहीं है, आपको पढ़ चुके हैं आप चीजें। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस, और रेवेन्यू ये कैपिटल रिजर्व, यही तो पढ़ा के आ रहा हूं अभी। वो अब तस्वीर मैंने इधर नहीं बनानी, वो वहां बन गई, ठीक है। तो ये डिस्कशन आपको मैंने करवा दी। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स कहते हैं इसको। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो अब्बा जी हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व्स आगे हैं दो तरह के, कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। वो कहता है रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, और कोई ऐसा रिजर्व जो रिटेन्ड अर्निंग में से बना हो, कोई भी हो। जैसे मिसाल के तौर पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एक MCQ में भी आया हुआ है, तो यहां से पढ़ा होगा तो फिर क्यों मसला आएगा, छोटी मोटी चीजें होती हैं। अच्छा, डिविडेंड को पढ़ लेना क्या होता है ये। शेयर कैपिटल कितनी तरह का है, ऑर्डिनरी है, प्रेफरेंस है, कैपिटल रिजर्व्स कौन से हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से हैं, जस्ट रीड ऑनली करना है। इक्विटी ट्रांजैक्शन में पढ़ा चुका हूं, अगर इशू ऑफ शेयर्स की कंसीडरेशन हो, इशू ऑफ शेयर्स हो, इशू ऑफ शेयर्स तो राइट इशू कहते हैं, इसकी एंट्री तो आपको आती है, ये कोई मसला नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसमें इशू कॉस्ट कहीं पे होगी। इशू ऑफ फेयर्स फॉर नो, यानी ये वो है राइट इशू, बोनस इशू, ये सब कुछ आपको यहां से रीड करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में जो रीड करना होगा, एक पैरा या एक सफ़ा या एक लाइन, मैं इंशाल्लाह वो लिख दूंगा। उससे अलावा सब कुछ आपको आता है, पढ़ के देख लेना, तसल्ली नहीं हो रही तो वैसे ना ही पढ़ो, अब काफ़ी हो गया, ठीक है। अच्छा, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। डिविडेंड दो तरह का होता है, इंटरिम, फाइनल, पता है आपको, एक दफ़ा तसल्ली के लिए पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव आपको बता चुका हूँ। ट्रांसफ़र बिटवीन रिजर्व्स कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में फेंकते होते हैं, आप जनरल रिजर्व से रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग से जनरल रिजर्व, ये ट्रांसफर कर सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कंप्लीट, अच्छा ये उन्होंने बताया कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी प्रीसीडिंग पीरियड की इसने एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट रखी है। इसीलिए तो सवाल के अंदर वो कह देता है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव या इन कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कहीं बच्चे कंपैरेटिव ना बनाने लग जाएं, ठीक है। पर्पस इंपॉर्टेंस कोई खास जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड जाने दो। स्पेसिमन का क्या करना यार, वो नहीं नजर आया। ट्रांजैक्शन, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की कॉस्ट, चलें छोड़ें, वो मैंने आपको वैसे एंट्री कराई थी यहीं कहीं, मैं वो देख लेता हूँ। मुझे लगता है अगर मैंने वो करा दिया तो फिर टेंशन कोई नहीं। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की कॉस्ट वो तो ठीक है, मैंने कहीं वो बोली है, ये कहीं पे लिखवाई है, ये कहीं आगे जाके करवा दी होगी। ये नहीं, ये तो बोनस शेयर्स है। IS8 में आ जाएगी। बहरहाल आपको याद है इश्यूएंस, वैसे 2-3 दफ़ा हमने सवालों में भी किया था, अगर शेयर इशू करने पे कोई कॉस्ट आए तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करना, हमने कहा था रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करना। यानी इक्विटी इशू करने की कॉस्ट है तो इक्विटी को डेबिट करो, इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग को, और अगर शेयर प्रीमियम पड़ा है तो पहले शेयर प्रीमियम को यूज करो, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। IS8 में आए, इसमें थोड़ा सा 2-4 मिनट हम लगा लेते हैं। होमवर्क में ऑल MCQs दिए थे IS8 के, हो गए थे बाय द वे, इसको डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। फिर भी 2-4 चीजें जरा मैंने पढ़ानी है, स्टार्ट में आए, ज्यादा नहीं, 2-4। पेज नंबर है 490। 7:30 तक फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की वजह से, वो आप ना करते वो काम तो 7 बजे हो जाता, तब जाहिर है वो 1 मिनट पार्ट शुरू कर लें। हाँ जी, पार्ट, आखिरी पार्ट शुरू कर लें।